पर गर्व होना चाहिए। अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी भाषाओं का ज्ञान अच्छी बात है, किंतु विदेशी भाषा सीख लेने पर अपनी ही भाषा को कमतर आंकना, अनावश्यक दिखावा करना और हिंदी वालों को नीचा दिखाना सर्वथा सर्वथा अनुचित है। हमें इस प्रवृत्ति से बचना चाहिए। मैं यहाँ पर ये बात कहकर अपनी बात को मैं रोक रही हूँ और अपनी बात को पूरा कर रही हूँ। वंदना जी, झा जी, मैंने आपके वक्तव्य को पढ़ लिया है। मुझे आपने समय नहीं दिया था, बताया नहीं था कितना समय है, लेकिन फिर भी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मैं ये अंत में एक बात ये कहती हूँ कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। इसको समझना पड़ेगा, मातृभाषा से प्रेम करना पड़ेगा और अंग्रेजी को एक शाम का जो अतिथि आता है उसी तरह से उसका स्थान रखना पड़ेगा। स्वागत भाव कर लें, लेकिन ये प्रतिज्ञा करें हम आज कि जो हिंदी बोलते हैं, जो जानते हैं, उनसे अंग्रेजी में कदापि कदापि वार्तालाप न करें। आपने मुझे एक मौका दिया, इतने विद्वत जनों के बीच में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं मैं साधुवाद प्रकट करती हूँ। ये महाविद्यालय मेरा है, मैं इसके पूरा छात्रा रही हूँ। इसका सौभाग्य बढ़ता रहे, इसका यश बढ़ता रहे, इसी शुभकामना के साथ मेरा भी यश इसी के साथ बढ़ेगा। इसी शुभकामना के साथ मैं जो है मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आयोजकों को करती हूँ, विशेष रूप से शशिकला जी को जिन्होंने मुझे याद किया और यहाँ आपके सामने अपना विचार व्यक्त करने का एक अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम इस सारगर्भित और विस्तृत व्याख्यान के लिए। सही बात है कि ये एक त्रुटि है कि मैंने समय नहीं बताया था, और लेकिन ऑनलाइन संगोष्ठियों में अक्सर हम ये मान के चलते हैं कि आधे घंटे का समय एक आदर्श समय होता है। फिर भी आपने इतनी सारी बातें बताई जिससे हम काफ़ी लाभान्वित हुए। हमारे जो अतिथिगण है और हमारे जो प्रतिभागी है वे भी लाभान्वित हुए। हम जब आप बोल रही थी तो मैं ये सोच रहा था कि अंग्रेजी भाषा को लेकर के जो बात हो रही थी, तो मैं ये देख रहा था कि बसंत महिला महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर अलका सिंह जी अंग्रेजी की प्राध्यापिका है। लेकिन आपने एक वाक्य कह के एक तरह से इस पूरे व्याख्यान को और भाषा को लेकर के जो एक स्पष्टता दी कि भाषा के रूप में अंग्रेजी का स्वागत है, भाषा से आपका कोई विरोध नहीं है। विरोध जो है जो ग्रंथियां हैं उसको लेकर के है। दरअसल हिंदी भाषी जो प्रदेश है और हिंदी पट्टी है, उसकी जो सबसे बड़ी समस्या है, इसके पिछले सत्र में जब राहुल देव जी बोल रहे थे और उन्होंने तल्ख लहजे में अपनी बात कही थी और ये बात कही थी कि हिंदी जो समाज है और खासतौर से जो मध्य वर्ग का समाज है वो भाषा को लेकर के किस तरह का रवैया बरतता है। कमजोरी बाहर की नहीं है, अंदर की है। हम लोगों ने अपने मन में एक ग्रंथि पाल ली है, हिंदी को बरतना, हिंदी को इस्तेमाल करना, हिंदी के साथ होना, हिंदी को पढ़ना, हिंदी को पढ़ाना। ये सब जब हम कर रहे होते हैं तो ज़्यादातर जगहों पर या हमें ऐसा महसूस होता है, महसूस ना भी कराया जा रहा हो, तो कई बार ये महसूस होता है और हम अपने अंदर ये मान लेते हैं कि नहीं, हम थोड़े नीचे हैं। जबकि जिस तरह से आपने पेरिस की बात की और जिस तरह से दुनिया में और भी मुल्क हैं, वहाँ भाषा को लेकर के जितनी सतर्कता है कि वे किसी और भाषा को स्वीकार नहीं करते। अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा को जितना वो बल देते हैं, जितनी ताकत देते हैं, उतनी ताकत अगर हम दे पाए, हम अपनी ग्रंथि को बाहर निकाल पाए, हम अपने आप को ठीक कर पाए, भाषा को बरतते हुए हम ये न सोचे कि दरअसल भाषा को बरतते हुए अपनी भाषा पे गर्व करना और जो है उस पर अपने को ज़्यादा अच्छी तरह से प्रस्तुत करना, ये एक सलीका है जो हमें आना चाहिए। और भाषाएं कोई भी हो, भाषाओं से तो नफरत नहीं की जा सकती, क्योंकि जो जुबान शेक्सपियर की होगी, मिल्टन की होगी, इलियट की होगी, उस जुबान से भी हम नफरत नहीं कर सकते। संस्कृत से भी कोई नफरत नहीं है, हिंदी से भी कोई नफरत नहीं है। भाषाओं का अधिक ज्ञान हमें समृद्ध ही करता है। हमें बस ये चाहिए कि हम जिसमें हैं, जो हमारी मातृभाषा है, जिसमें हम मौलिक सोच सकते हैं, कम से कम उसके साथ खड़े हों और बेहतर रूप से सोचें। इस बात को और अच्छी तरह से स्पष्ट करेंगे अभी हमारे जो अगले वक्ता हैं, प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र जी, पूर्व कुलपति महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा। क्योंकि अब प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र जी समाज विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों क्षेत्रों में काम करने वाले शख्स हैं। अभी
हेलो। लक्ष्मण जी आप अनम्यूट हो गए, अनम्यूट होइए, आपका माइक म्यूट हो गया है। माफ कीजिएगा कि मैं ये कह रहा था कि पिछले वर्ष जब प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र जी आए हुए थे जीबी पंत में, और वो संगोष्ठी समाज विज्ञान के क्षेत्र के लोगों की थी, जिसमें हितेंद्र पटेल जी थे, जिसमें बद्री नारायण जी थे, अभय दुबे जी थे, काफी लोग आए थे। और उसमें किस तरह से भाषा को लेकर के और खासतौर से हिंदी भाषा, हिंदी रचनाओं को लेकर के समाज विज्ञान काम कर रहा है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल थी। और ओरिएंटलिज्म और बहुत सारी धाराओं के आगे चल करके अपनी भाषा, अपनी परंपरा, संस्कृत के बहुत ही जो कालजयी कृतियां हैं उनको उठा करके वे लोग काम कर रहे हैं, उस पर बातचीत थी। इसी के साथ प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र सर, जिन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किया है, वो उसके एक आधिकारिक विद्वान है। तो वो किस तरह से हम भाषा को बरत सकते हैं, समझ सकते हैं, क्या कुछ है जो छूट गया था नई शिक्षा नीति में, क्या कुछ जुड़ रहा है, इन सब बातों पर प्रकाश डालेंगे सर। दिल्ली विश्वविद्यालय, भोपाल विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय सर को अध्यापन का अनुभव है। सर की रचनाएं बाल अपराध, ताकि उसका बचपन वापस मिल सके, एक विकासशील देश में मनोविज्ञान, इस दृष्टि से इन सब का अनुभव रखते हुए सर हमारे वक्तव्य देंगे। और हम सर से आग्रह करते हैं कि वे अपना वक्तव्य दें। समय के लिए क्षमा के साथ कि अधिकतम आधा घंटा अगर रहे तो अच्छा रहेगा। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद लक्ष्मण जी। आज के इस सत्र के अध्यक्ष आदरणीय जोशी जी, आयोजिका डॉक्टर मोबाइल को सर आप अगर उसकी दिशा बदल देंगे, आपकी तस्वीर उल्टी आ रही है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस संगोष्ठी की आयोजिका डॉक्टर शशिकला त्रिपाठी जी, प्राचार्य जी, आदरणीय तेजिंदर शर्मा जी और सभी मित्रगण, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि जिस विद्यालय में आज चर्चा हो रही है उसका वैचारिक दृष्टि से एक बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है, आधार है। और आशा करते हैं कि इस चर्चा का फल आएगा। मित्रों, हम लोग भारत में शिक्षा नीति को केंद्र में रख करके चर्चा कर रहे हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर हमारे सामने उपस्थित हुआ है, क्योंकि भारत को केंद्र में रख करके शिक्षा की क्या व्यवस्था हो, शायद यह पहली दफे किया गया है। और इस पहल के लिए हम सचमुच आभारी हैं कि एक दृष्टि हमारे सामने उपस्थित है। यह शिक्षा नीति, जैसा कि हमारे मित्रों ने बताया, काफी समय बाद आए, यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कारण हो सकता। हम किस तरह के भारत की कल्पना करते हैं? संभवतः यहाँ जो कल्पना इस
परिदृश्य में की गई है, शिक्षा नीति में की गई है, उस भारत की जड़ें भारत में है, यहाँ के ज्ञान की परंपरा में है, चिंतन की परंपरा में है, और वह उस परंपरा में रहते हुए भी जैसे वृक्ष की शाखाएं होती हैं वो ऊपर की ओर उठता है, उसी तरह से व्यक्ति का विकास भी होता है, वह अपनी जड़ों में रहते हुए भी नाना दिशाओं में आते हैं। यह एक बहुत बड़ी पहल इस अर्थ में है कि कई तरह के जो बंधन हमने डाल रखे थे, कई तरह के मिथ्या बंधन हमने डाल रखे थे, उन सबको तोड़ने की कोशिश की गई। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि पहली दफे इस प्रकार का चिंतन हुआ है कि मनुष्य के सोचने विचारने की, उसके सृजन की और उसके चिंतन की अगर महत्वाकांक्षा की कोई परिधि आप बनाइए तो उसे बनाना बड़ा मुश्किल होगा, तो वह कई दिशाओं में जा सकता है। विज्ञान का विद्यार्थी साहित्य में रुचि ले सकता है, साहित्य का विद्यार्थी जीव विज्ञान में रुचि ले सकता है। पहली दफे मैं ऐसा देख रहा हूं जब विभिन्न विषयों के बीच में आवाजाही के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ है और विद्यार्थी को यह अवसर प्राप्त है कि वह अपनी रुचि के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी सृजन की क्षमता के अनुसार, प्रतिभा के अनुसार अपने विषय का चयन कर सके, उस दृष्टि को आगे। यह एक प्रकार का एक बंधन से मुक्त होने का बोध हमें इसमें दिखाई दे रहा है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि अभी तक शिक्षा तो एक लीक पर कि आपने एक कक्षा पढ़ी, अब हाई स्कूल में गए, फिर इंटर किया, फिर बीए किया, एमए किया, फिर पीएचडी भी कर डालो और लगे हाथ डिलीट भी कर डालो, जो जो डिग्री लेनी हो सब लेते चले जाओ, और कभी उसमें विचार नहीं किया कि उसका कोई प्रयोजन है, कोई अर्थ है कि नहीं, क्यों कर रहे हैं, खाली बैठे थे कर ले रहे हैं। शिक्षा का यह तो तात्पर्य नहीं। और उच्च शिक्षा जो है वह उच्च शिक्षा न होकर के सामान्य शिक्षा का विस्तार ही हो गई। पहली दफे बड़े साहस के साथ यहाँ यह व्यवस्था आई है कि भाई यदि आपको रुचि नहीं है, आप नौकरी करना चाहते हैं, आप कोई कौशल विकसित करिए और आप 2 साल में भी बीए करके जा सकते हैं, 3 साल में भी करके जा सकते हैं, आदर के साथ जा सकते हैं, डिग्री के साथ जा सकते हैं, डिप्लोमा के साथ जा सकते हैं। जिसको उच्च शिक्षा में शोध की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से आगे बढ़ना है, वो अपना समय लगाए, अपनी ऊर्जा लगाए, 4 वर्ष का वह बीए करे और फिर आगे वह शोध कार्य में बढ़े, एमए करे। तो उच्च शिक्षा को पुनः स्थापित करना बड़ा ही आवश्यक है। मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन उच्च शिक्षा की दुर्वस्था में है। पीएचडी की पांत लगी हुई है और पीएचडी का जो अर्थ है वह भी नहीं मालूम है। पीएचडी सबसे खराब स्थिति में पहुंच गई है शिक्षा की। आप अनुमान लगाइए कि यूजीसी ने पिछले 10 वर्ष में जितनी पीएचडी हुई है उसकी परीक्षा करने के लिए शोध की एक परियोजना आरंभ की। आपने यह भी पढ़ा होगा कि भारत में गजट बना के उसमें जो नकल होती है, जो चोरी होती है, उसके विरुद्ध कानून बनाया जाए, ऐसी चित्र स्थिति है। तो शोध में जो सृजन होना चाहिए, जो वैशिष्ट्य आना चाहिए, उसके बदले में वह मात्र नकल करने की प्रवृत्ति उसमें हावी हुई। एक तरह का कृत्य कह लीजिए, अनुष्ठान कह लीजिए, वह पूरा कर लीजिए और पीएचडी की डिग्री आप प्राप्त कर लीजिए। तो शोध की दृष्टि से यदि अच्छी तैयारी हम आरंभ से शुरू करते हैं तो उसके अच्छे परिणाम होंगे। यह एक बहुत बड़ी पहल की गई है। वो और वो परिवर्तन है
कि शिक्षा के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनके बीच में जो खांचे बना देते हैं कि यह है, यह है, यह है। उदाहरण के लिए वोकेशनल जिसे कहते हैं, व्यावसायिक शिक्षा जिसे कहते हैं, इसका रोजगार से संबंध है, उसे प्रायः आम शिक्षा जो है, सामान्य शिक्षा जो है, उससे हीन माना जाता है और उसको नंबर भी नहीं दिया जाता है। अगर वो आगे कक्षा में प्रवेश लेने जाता है तो उसको उतना महत्व नहीं दिया जाता है। इस शिक्षा में बड़ी स्पष्टता के साथ यह कहा गया है कि व्यावसायिक शिक्षा को भी वही महत्व मिलेगा जो विज्ञान को या ह्यूमैनिटीज जिसे आप मानविकी के विषय कहते हैं, उन विषयों में अध्ययन के साथ भी वह जुड़े। मैं समझता हूँ यह भी एक तरह की खुलापन को व्यक्त करता है कि विद्यार्थी का जो स्वभाव है, जो उसकी रुचि है, उसके अनुसार उसको अवसर मिले और अपने कौशलों को विकसित करने की छूट उसे प्राप्त हो, उसके ऊपर कुछ लादा न जाए, उसको वह यह पढ़े, यह व्यवसाय करे, इसकी सीख ले, मैं सलाह करूं। तो जो शिक्षा का जो चरित्र है या उसका जो स्वभाव है, उसका जो स्वाद आप में देखेंगे वह भिन्न प्रकार का है। का आरंभ जो है वह शुरू से ही हो रहा है। प्रायः शिक्षा की जो पद्धति अभी तक प्रचलित है, इसमें बहुत सारे लोग जो धनी हैं वह अपने बच्चों को आरंभिक पूर्व प्राथमिक, जिसे हम एलिमेंट्री के पहले जो दर्जा 1 है उसके पहले इसे कहते हैं ना, वो किंडरगार्टन की LKG है वगैरह वगैरह। अब निश्चित रूप से यह व्यवस्था की गई कि 3 वर्ष से ही आरंभ में बच्चों को शारीरिक पोषण भी मिले, बौद्धिक पोषण भी मिले, उसको एक आधार प्राप्त हो, एक बुनियाद तैयार हो और उसके बाद वह प्राथमिक कक्षा में जाए, माध्यमिक में जाए, माध्यमिक में जाए। यह क्रम पहली बार रेखांकित किया गया है और इसकी व्यवस्था की जा रही है कैसे इसे आयोजित किया जाए। बौद्धिक और शारीरिक दोनों तरह का आहार उसको प्राप्त हो ताकि बच्चे के आगे के विकास की अच्छी तैयारी हो। उसके मस्तिष्क का विकास आरंभिक 5-6 वर्षों तक बड़ी तीव्र गति से होता है। उस अवसर का यदि हम लाभ उठाते हैं तो जीवन भर उस बच्चे के लिए, जीवन के लिए, आगे उसकी योग्यता के विकास के लिए, क्षमता के विकास के लिए विशेष अवसर प्राप्त होता है। यह पृष्ठभूमि है इस पूर्व शिक्षा नीति में। जो एक विचार की पद्धति है वह इस प्रकार की है कि समग्र जीवन के लिए तैयारी कैसे की जाए। तो आरंभ में हम तैयार करेंगे, बौद्धिक शारीरिक आहार देंगे, तैयार करेंगे, फिर धीरे धीरे वह आगे बढ़े। और जैसा कि हमारे पूर्व मित्रों ने बार बार इस बात को रेखांकित किया है और जिसके लिए हम सचमुच इस प्रकार के चिंतन करने वाले मित्रों के प्रति, अपने जो अग्रज हैं उन सबके प्रति बड़े आभार के भाव में अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि भाई आपने यह विचार किया कि मातृभाषा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा उसके आगे भी शिक्षा की व्यवस्था। यह बात प्रमाणित है, अच्छी तरह से प्रमाणित है कि यदि अपनी भाषा में, घर की भाषा में, घर के अंदर जिस भाषा का प्रयोग होता है उस भाषा में अगर विद्यालय में भी अध्ययन करने का अवसर मिलता है तो जो प्रगति होगी उसकी गति, उसका जो रास्ता है वह बड़ा प्रशस्त होगा, बड़े आसानी से बच्चा आगे बढ़ता है। उसे अंतरण का अवसर मिलेगा, ट्रांसफर का अवसर मिलेगा। जो घर में सीखेगा उसका विद्यालय में उपयोग होगा। नहीं तो कहेगा कि भैया माता पिता से कि तुम तो कुछ नहीं जानते हो, देखो मैडम ने
यह बताया है, फिर यही सही है। बच्चा पढ़ाता है माता पिता को, अगर वो माध्यम में पढ़ रहा है तो यह दुर्गति होती है। अंग्रेजी भाषा को ज्ञान की भाषा, लाइब्रेरी की भाषा के रूप में ग्रहण किया जाए कोई हर्जा नहीं है। लेकिन अंग्रेजी को अगर सभी प्रकार के विषयों के ज्ञानार्जन के माध्यम के रूप में आरंभ में कर लिया जाए तो रटने के अलावे और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि उसके प्रयोग का अवसर जीवन के अन्य क्षेत्रों में नहीं मिलता है। तो तर्क के आधार पर, विज्ञान के, मनोविज्ञान के, शिक्षा के अध्ययनों के आधार पर यह बात बारंबार प्रमाणित हो चुकी है। और का जो भूत औपनिवेशिक काल में हमारे जीवन में आरंभ हुआ, उसने हमको इस तरह से त्रस्त किया और इस तरह से हमारे मन के ऊपर छा गया कि हम के अंतर्गत शामिल हो गए और हमने सोचा कि उसी में हमारी मुक्ति है, उसी में हम आगे बढ़ सकते हैं और अगर हम ऐसा करते हैं तो अच्छी तरह से विकास होगा, ऐसा हम मान लिए। परंतु यह किसी भी तरह से उचित नहीं। मैं आपको एक चिंता वाली बात बताना चाहूंगा। उसी शिक्षा नीति में ही यह उल्लेख है। यह विभिन्न तथ्यों से प्रमाणित है कि आज शिक्षा नीति का मैं उदाहरण दे रहा हूं कि लगभग 5 करोड़ से ज्यादा बच्चे जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनकी अपनी बुनियादी योग्यता भी उस कक्षा की नहीं है जो उस कक्षा में होनी चाहिए। दर्जा 5 में पढ़ने वाले बच्चे को दर्जा 3 के गणित और भाषा के योग्यता का स्तर प्राप्त नहीं है। यह बड़ी चिंता की बात है। मैंने उसको स्पष्टता उसमें देखा, पढ़िए जो दूसरा खंड है उसका, उसके अंतर्गत यह दिया हुआ है कि ये बच्चे जो है सामान्य लेख को पढ़ने, समझने और अंकों के बुनियादी जोड़ और घटाव की क्षमता को नहीं रखते हैं। आप अनुमान लगाइए क्या स्थिति है। कई गैर सरकारी और जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद है एनसीईआरटी, उसके द्वारा किए गए बच्चों की उपलब्धि का मूल्यांकन है, वह बताता है कि दर्जा 5 का लड़का दर्जा 3 का पाठ नहीं पढ़ पा रहा है, उसके गणित के सवाल नहीं हल कर पा रहा है। अब आप सोचिए, इसके कारण कई हो सकते हैं, मगर एक कारण तो यह है ही है कि कहीं न कहीं उसके सीखने की प्रक्रिया में बाधा हो रही है, और वह बाधा जो बहुत बड़ी बाधा है वह भाषा की बाधा है। आप अनुमान लगाइए कि अगर उसकी उपलब्धि इतनी खराब है, दर्जा 5, दर्जा 3, दर्जा 8, इन सब विद्यार्थियों का बहुत राष्ट्रीय हजारों छात्रों को लेकर के यह मूल्यांकन किया गया है, और उसके यह परिणाम है कि जो उनकी उपलब्धि है, अलग से प्रश्न दिए गए, उनके ऊपर अध्ययन किया गया और उसके जो परिणाम है वह बताते हैं कि वह पिछड़ रहे हैं। उनकी पढ़ाई का वह अर्थ नहीं है जो होना चाहिए। यह बहुत चिंता का प्रश्न है जो हमारे सामने खड़ा हो रहा है, और मुझे लगता है कि कम से कम एक आधार इसका यह है कि उन्हें उस भाषा में पूरी तरह से सीखने समझने का अवसर नहीं प्राप्त हो रहा है जो उनके लिए सुगम हो सकती है। ये एक बड़ी खतरनाक स्थिति है जिधर मैं संकेत कर रहा हूं, और ये प्रामाणिक तथ्य है कि उनकी उपलब्धि जो है वह सीमित है। उसके जो भी कारण हो, उनमें एक कारण तो यह भाषा की भिन्न भिन्न प्रकार की जो पृष्ठभूमि है वह तो है ही है। इसलिए भाषा के ऊपर विचार करना बड़ा आवश्यक है, और यह भी एक स्वागत योग्य
विकास हुआ है जो कि इस शिक्षा नीति में दिखाई दे रहा है, इसमें इस बात संकेत किया गया है कि 3 भाषाओं में 2 भाषाएं भारत की होंगी, जो कि त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत विद्यार्थी को पढ़नी होंगी। और वह 2 भाषाएं यदि सद्बुद्धि हो तो उत्तर भारत में दक्षिण भारत की हो, और अन्य भाषाओं को पढ़ने की व्यवस्था हो। ऐसे ही दक्षिण भारत में अन्य क्षेत्रों की हिंदी की पढ़ाई की व्यवस्था हो। मैं समझता हूँ इस तरह की अगर व्यवस्था होती है, यह सद्बुद्धि आती है, तो यह देश की एकता के लिए भी लाभदायक होगा। हम अपने आप को देश का मान सकते हैं और देश को अपना मान सकते हैं, यह विचार जो है उसमें प्रकट होगा। मैंने यह भी अवलोकन करने के पश्चात देखा कि यह शिक्षा नीति एक और व्यवस्था कर रही है, जिसमें भारत की विभिन्न भाषाओं से परिचित होने के लिए विद्यार्थी को, जब वह 6ठी से लेकर 8वीं तक पढ़ाई कर रहा है, तो उसको एक विशेष प्रकार की परियोजना में भाग लेना होगा। ईश्वर की अनुकंपा हो, यह परियोजना का जो प्रस्ताव है स्वीकृत हो और यह संचालित हो, ताकि उसे पता चले कि भिन्न भिन्न भाषाओं का स्वरूप क्या है, कैसे बोला जाता है, कैसे समझा जाता है। भारत स्वभाव से बहुभाषी है। अब भाषा, बोली, उपभाषा, विभाषा, इसकी लड़ाई में मैं नहीं जाऊं। अब अवधी और भोजपुरी और मगही और हिंदी, मैथिली, कितनी उपभाषाएं कही जाती हैं, हिंदी की 50 हैं। अब ये लड़ाई विद्वान लोग लड़े और सबको अलग अलग भाषा बना के, भोजपुरी बनाम हिंदी, हिंदी बनाम ब्रज, ब्रज बनाम अवधी, इसका जो भी करना हो करें, ये तो खेल है, किया जाए। मैं समझता हूं कि सूर, कबीर, तुलसी, इन सबको हटा करके और सिर्फ हिंदी ही बचे। जिसे आप हिंदी कह रहे हैं, तो वह हिंदी बड़ी दरिद्र होगी, उसकी उपलब्धि बड़ी सीमित होगी। वह सूर, कबीर, तुलसी, मीरा को लेकर के समृद्ध होती है, दस्तखान को लेकर समृद्ध होती है, पद्मावत को लेकर के समृद्ध होती है। पता नहीं क्यों जब ये सब पहले पढ़ा लिखा जाता था, मैथिली का भी विद्यापति को पढ़ा जाता था हिंदी के पाठ्यक्रम में, तो लोग आनंद उठाते थे, उसका रस का अनुभव करते थे, संस्कृत से जुड़ते थे, संस्कार से जुड़ते थे, उनके मन में नए नए भाव पैदा होते थे। और अब हम इतने रुग्ण मानसिकता के होते चले जा रहे हैं कि पता नहीं क्या करना चाहते हैं, और हमारी भाषा की समझदारी किस तरह से आगे बढ़ रही है, यह एक चिंता का विषय। तो मित्रों, भाषा को केवल बोलने का, शब्द का एक प्रतीकों का गुच्छा, एक माध्यम मात्र मानना तो ठीक नहीं है, क्योंकि भाषा में संस्कृत का स्पंदन होता है। संस्कृति भाषा के माध्यम से चलती है, तेज चलती है। भाषा के माध्यम से संस्कृति की उपलब्धि है, वह कितनी है, ये हम सब लोग अनुभव करते हैं, संगीत में, नृत्य में, जन भाषा में, लोक जीवन में, हर जगह पाएंगे कि भाषा जो है मौजूद है। भाषा दृष्टि का विस्तार करती है। भाषा जो है वह खोल देती है कपाट, नए द्वार, नए मार्ग, नए अवसर हमारे सामने ले आती। जो जितने ही ज्यादा भाषाएं जानेगा, उसकी अर्थ छटा, उसकी छवि ही अधिक समृद्ध होगी। तो मैं समझता हूं कि भाषा के प्रति खुलापन इस नई नीति में बार बार परिलक्षित हुआ है,
और इसका स्वागत होना चाहिए और यह आशा की जानी चाहिए कि हम इसके लिए तैयार हो। आप पढ़ेंगे कि अगर पूर्व प्राथमिक स्तर से ही भाषा के लिए सामग्री चाहिए तो वो तैयारी हमको करनी पड़ेगी। कभी कभी मुझे लगता है कि हम हिंदी वाले शिकायत करते रहते कि हिंदी को प्राप्तव्य नहीं मिल रहा, लेकिन कहीं हमको अपने मंदिर झांकने की भी जरूरत तो है कि कहीं हमारी कोई कमी तो नहीं है। 70 वर्षों में क्या हिंदी के 10-11 जो भिन्न राज्य हैं वहां पर अध्ययन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए तैयार हुई क्या? अब चूक गए हम और दोष हम दूसरे के ऊपर दें। हम अपनी पात्रता जो है किस प्रकार सिद्ध करें, ये हमारे सामने चुनौती है। आदरणीय जोशी जी यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनके माध्यम से बात रखना चाहूंगा कि यह बड़ा आवश्यक है कि उच्च शिक्षा के लिए, और विशेष रूप से मैं उच्च शिक्षा की बात इसलिए कर रहा हूं कि इसमें निरंतर ज्ञान में वृद्धि होती है, समृद्धि होती है, परिवर्तन होता है। किसी भी सामाजिक विज्ञान का कोई अच्छा शोध पत्रिका आज तक कहीं से नहीं निकल पाई जो प्रामाणिक हो। गली गली में शोध पत्रिका निकल रही है, कोई उसका बहुत कोई। और पढ़ने लिखने का भी स्वभाव कुछ हिंदी जगत में जो है कितना गड़बड़ हो रहा है, पत्रिकाएं बंद हो रही हैं। अभी किसी मित्र ने बताया कि कादम्बनी और नंदन ये दोनों बंद हो रही हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि ये सारी प्रवृत्ति जो है भाषा को लेकर के जो गौरव बोध होना चाहिए कि हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसका प्रयोग करते हुए आनंद का अनुभव करें और हमें लगे कि हमारी पहचान, हमारा कुछ तादाद में उस भाषा से हो। अब अगर हमें ये लगता है कि हम सूर कबीर तुलसी के वारिस हैं, हम उस भाषा को बोलने वाले हैं जिनमें इतनी समृद्ध रचनाएं हैं, ये गर्व का विषय है। ये जो भाषा के साथ एक संलग्नता होनी चाहिए वह कहीं हमने, मित्रों, हमको केवल बातचीत में, अभी हमारे लक्ष्मण प्रसाद जी चर्चा कर रहे थे सर और मैडम, और उसके साथ क्या क्या अनुभव जुड़ जाते हैं, लेकिन ये स्वभाव में हमारे शामिल हो गया है। कहीं न कहीं हिंदी में शब्दों का प्रयोग करना हेय होने का, हीनता का वाचक बन गया है। अंग्रेजी के शब्दों का उपयोग करना हमारे लिए गौरव का विषय होता चला जाता है। इसलिए हम झटक झटक करके अनावश्यक भी और कभी कभी गलत अर्थ में भी उनका उपयोग करते हैं। यह एक बड़ी विचित्र भाषा का जो संस्कार होना चाहिए, उसका जो प्रभाव होना चाहिए, उसकी जो प्रीति होनी चाहिए, वह कम है। कभी कभी मुझे लगता है भारत की अन्य भाषा बोलने वालों में है, लेकिन हिंदी वालों में वह कुछ कम है। कई कारण इसके हो सकते हैं। हिंदी किसी एक जगह की भाषा नहीं है, तमाम जगहों पर बोली जाती है। उसका बड़ा विशाल क्षेत्र है, नाना प्रकार की परंपराएं हैं, पर जो हिंदी के पुरोधा हैं, जो उसके नेता हैं, अध्यापक हैं, शोधकर्ता हैं, उनका यह दायित्व बनता है कि हिंदी को भी उसी प्रामाणिक रूप में, उसी योग्यता के साथ वह कार्य संपादन कर सकती है, इस बात का प्रमाण देना पड़ेगा। यह हमारे लिए यह आवश्यक कार्य है। और मैं समझता हूं जब तक हम यह मान करके प्रसन्न होते रहेंगे कि सिनेमा के गाने हिंदी में हैं और लोग सुन रहे हैं, दक्षिण में भी, उत्तर में भी, पूरब में भी, पश्चिम में भी, बात नहीं बनने वाली।
शोभा के लिए आप कुछ इसके हिंदी के गाने सुन लीजिए, सुना लीजिए, अभी बात नहीं बन रही। जब तक यह ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में नहीं आएगी, जब तक यह काम के क्षेत्र में नहीं आएगी, नीति के क्षेत्र में आएगी, जब तक हम इसका उपयोग न्याय के क्षेत्र में, तब तक कोई इसका भविष्य नहीं बनने वाला है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जीवन के जो प्रमुख क्षेत्र हैं, अब अधिकांश जो अंग्रेजी दवाएं हैं, उन दवाओं का उपयोग हिंदी जानने वाला भी करता है और अनपढ़ भी करता है, और सभी लोग सभी भाषाओं वाले कर रहे हैं। अब धीरे धीरे थोड़ी बहुत दवाओं का मैं देख रहा हूँ, कुछ कुछ हिंदी होता है, लेकिन अधिकांशतः वो अंग्रेजी में है। वो हमको पता ही नहीं है उसके दोष क्या है और उसके दूसरे प्रकार की प्रतिक्रियाएं क्या हो सकती हैं, ये सब दिया रहता है, लेकिन जो नहीं पढ़ पा रहा है उसके लिए क्या लाभ है। लोकतंत्र को समर्थ बनाने के लिए भी जरूरी है कि लोक भाषा का उपयोग किया जाए, जन भाषा का उपयोग किया जाए। ये राजा का और प्रजा का जो भाव है वह मिटाना पड़ेगा। राजा भी उसी भाषा में बोले और प्रजा भी उसी भाषा में बोले, तभी संवाद हो पाएगा। हिंदी उस संवाद के लिए प्रस्तुत है, और मैं समझता हूं कि इसके संवाद के क्षेत्र को विस्तृत करना पड़ेगा। हमको सभी हिंदी क्षेत्र के सारे विश्वविद्यालयों, डिग्री कॉलेज में जितने पढ़ाने वाले लोग हैं, यदि वो तैयार हो जाए तो 1 वर्ष में सारे विषयों की पाठ्य पुस्तकें, स्तरीय पुस्तकें तैयार हो सकती है। 1 वर्ष का समय सब लोग अगर ले लें और उसके लिए प्रयास करें तो बहुत कुछ हो सकता है। हम वह तैयारी यदि करें तो हो सकता है। कुछ बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस तरह के हम हिंदी का उपयोग करते हैं वह भी बड़ी विचित्र हो जाती है। राजभाषा को लेकर के जो हिंदी में उसका वर्णन है, उसको आप पढ़िए, सर ठोक लीजिएगा, उसका एक एक वाक्य शब्द का अर्थ लगाना कठिन हो जाए। मैं पढ़ रहा था, जो हिंदी अनुवाद हमारी भाषा इस शिक्षा नीति का है, उसमें भी तमाम जगहों पर जबरदस्ती अंग्रेजी के शब्द भरे हुए हैं। आप देख लीजिए। तो कुछ हमारी हिंदी और उसको पढ़ करके उतनी गति से उसका अर्थ आप नहीं समझ सकते जितना कि अंग्रेजी अगर आपको आती है तो अंग्रेजी वाला पढ़ के आप समझ सकते। मैं दावे के साथ कहता, आप करके देख। तो हम किस प्रकार की हिंदी का निर्माण कर रहे हैं? वह हिंदी जो प्रयोग में आती है, जो समझ में आती है, या वह हिंदी जिसको देख के आप नमस्कार कर लेंगे कि भैया ये रखे रहो, अंग्रेजी पढ़ के हिंदी समझे। जो तैयार की गई हिंदी टेक्नोलॉजी टर्मिनोलॉजी कमीशन के द्वारा, उसमें बहुत सारे शब्द इतने भारी भरकम हैं, उनका उपयोग हम नहीं कर पाते। हमने जीवन से शब्दों को लेकर के अपने, इतनी हिम्मत हमें आज तक नहीं हुई। वहां वैयाकरण लोग बैठ करके और पाणिनि के सूत्र से हिंदी के लिए नए शब्द गढ़ते हैं अंग्रेजी के लिए, लेकिन जीवन में जो शब्द प्रयोग में आते हैं उनका उपयोग नहीं। जो यह शिक्षा नीति बनी है, उस शिक्षा नीति का एक संदर्भ है सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स फॉर 2030। 2030 के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल। अब सस्टेनेबल की हिंदी क्या होगी? अब यहाँ सुषमा जी मुझे याद आती है, उन्होंने कहा कि इसके लिए एक बड़ा सुंदर शब्द है टिकाऊ विकास। संधारण वाला विकास और कौन कौन से विकास? टिकाऊ विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो टिक सके। तो टिकाऊ जो है वह व्याकरण की दृष्टि से कैसा है मालूम, लेकिन प्रयोग जो है वह व्याकरण से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। भाषा में जो प्रयोग होता है वह अधिक महत्वपूर्ण होता है।
तो टिकाऊ विकास की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो 2030 के लिए लक्ष्य बनाए गए हैं, उसके अनुकूल तैयारी करने के लिए यह शिक्षा नीति ध्यान में रखती है कि हम ऐसा करेंगे ताकि 2030 तक इस प्रकार के परिवर्तन हम ले आ सकें, ऐसे समाज का विकास कर सकें। तो लोकतांत्रिक दृष्टि से लोक भाषा का, जन भाषा का उपयोग होना बड़ा आवश्यक है। तभी हम यह भेदभाव हटा सकेंगे, भ्रष्टाचार भी कम होगा। तमाम तरह की जो आपत्तियां विपत्तियां समाज में व्याप्त हैं, कहीं उनका भी संबंध हमारे भाषा के व्यवहार से है। अंग्रेजी बहुत कुछ ढांप देती है, छिपा देती है, आवरण में डाल देती है, कुछ अनावश्यक खोल भी देती है। आप अंग्रेजी में किसी को डांटिए और हिंदी में डांटिए तो अंग्रेजी वाले का ज्यादा असर पड़ा है। हम लोगों की मनोवृत्ति में कुछ इस प्रकार के औपनिवेशिक दृष्टि जो है घर कर गई है। मैं समझता हूं कि उससे मुक्त होने की आवश्यकता है। तो हिंदी को समर्थ बनाने के लिए हमको सन्नद्ध होना पड़ेगा, भिन्न भिन्न मोर्चों पर काम करना पड़ेगा। हिंदी के प्रयोग के लिए आगे बढ़ करके हमको अवसर बनाने पड़ेंगे और बताना पड़ेगा हिंदी भी इस कार्य के लिए समर्थ है। याद करिए, संविधान में कुछ इसी तरह की बात है कि हिंदी ये भी ठीक से उतनी समर्थ नहीं हो सकी है। लेकिन इसको समर्थ बनाने का चक्कर क्या हुआ कि अंग्रेजी में मूल नीति का आपके सारे कार्य जो है होते हैं और उसका अनुवाद किया जाता है, तो हिंदी सरकारी कामकाज में अनुवाद की भाषा बन गई है। वह मूल चिंतन की भाषा नहीं है, न ज्ञान के क्षेत्र में न नीति के क्षेत्र में। मैं समझता हूं कि यह हमको रटने और अनुवाद करने के लिए प्रेरित करती है, हमको मौलिक सोच के लिए प्रेरित नहीं करती है, हमको सृजनात्मकता के लिए प्रेरित नहीं करती है। स्वतंत्रता मिलने के बाद नोबेल पुरस्कार पाने वाले हमारे महान वैज्ञानिक जो भारत के जन्म लेने वाले हैं, चाहे वो अरविंद खुराना हो, वेंकट रमन हो इधर के, ये सब अमेरिका में गए, वहां पर उन्होंने यहाँ पर रह करके जिस प्रकार की मेधा, जिस प्रकार की क्षमता है, उसका विकास उतना नहीं हो पा रहा है जितना नई शिक्षा नीति में यदि यह अवसर बनता है कि मातृभाषा के माध्यम से बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिलता है, तो उसका बौद्धिक विकास तीव्र गति से होगा। उसके अंतर्गत मन में आत्मविश्वास भी आएगा, उसके सृजन की भी क्षमता बढ़ेगी और वह उन सब चीजों से भी अपना परिचय रख सकेगा जो रखना चाहिए, क्योंकि वे चीजें उसकी हैं। अब आप कह दीजिए कि उपनिषद जो है, वेद, कालिदास, भवभूत, भास या फिर निराला, सब के सब किसी काम के नहीं, हम कुछ नहीं जानते इनके बारे में, कौन है ये? यह बड़ा दुर्भाग्य का दिन। अपनी विरासत को संभालने के लिए भी हमको अपनी भाषा और अपनी संस्कृति की चेतना ले आनी पड़ेगी, वापस ले आनी पड़ेगी। ये सब खो रहा है, किसी जंगल में हम घूम रहे हैं, ये सब चीजें इधर उधर हो, इनको सहेजने की आवश्यकता है। और यह तभी संभव होगा जब भाषा का गौरव बोध होगा और भाषा में हम विचार करने की, चिंतन करने की सामग्री तैयार करें और इसमें निरंतरता बनी रहे। हिंदी के कुछ लेखकों को हर साल पुरस्कार दे करके हम इतिश्री अपनी मान लेते हैं कि बड़ा अच्छा काम हो गया, 10 लोगों को पुरस्कार मिल गया, अपने मित्रों को आपने दिलवा दिया या नहीं दिलवा पाए, उसका कष्ट है। मैं समझता हूँ कि इस तरह के आयोजनों से
कुछ लोगों का कुछ थोड़ा बहुत हित हो जाता होगा, लेकिन तब तक हित नहीं होगा जब तक आपके पास अच्छे शब्दकोश नहीं है, जब तक समर्थ भाषा की अभिव्यक्ति के लिए अवसर आप नहीं बनाते हैं, जब तक वह प्रामाणिकता नहीं होती है कि हिंदी की पत्रिका में किसी समाजशास्त्री या मनोवैज्ञानिक का निबंध छपे और उसको कोई अंग्रेजी उड़ाए, उसका कोई अनुवाद करे अंग्रेजी में या किसी और भाषा में। मित्रों, यह एक बड़ी चुनौती हमारे सामने है। हम प्रायः इस चुनौती अपने आप को दूर करते रहे हैं और तरह तरह की ग्रंथ अकादमियां बनी हैं, तरह तरह की संस्थाएं बनी हैं, और उन सबका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। जितनी हिंदी की संस्थाएं हैं उनका कोई ठीक से एक सम्मेलन भी नहीं हुआ, उन पर विचार जा रहा है कितना उपयोगी काम हो रहा है, कितना ठीक काम हो रहा है और क्या होना चाहिए। तो जो हमारे संसाधन है उनका भी हम ठीक से दोहन नहीं कर रहे हैं, उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो है उनका ठीक से उपयोग किया जाए। यदि हम अपनी शक्ति को प्रमाणित करते हैं तो रोकेगा कौन? यदि हम यह बात कर पाते हैं कि हिंदी में भी विज्ञान की शिक्षा हो सकती है, चिकित्सा की शिक्षा हो सकती है, न्याय की शिक्षा हो सकती है, न्याय का कार्य हो सकता है, तो बात बनेगी। ये खुशी हुई कुछ दिनों पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश बोबड़े जी का एक कमेंट मैंने पढ़ा था कि उन्होंने कहा कि अन्य भाषाओं को भी न्याय के क्षेत्र में अवसर मिलना चाहिए, हिंदी समेत अन्य भाषाओं का। मैं बताऊं क्या क्या विपत्ति है। आप नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में किसी भी भाषा में अपनी अर्जी दे सकते हैं, फिर उस अर्जी का अंग्रेजी में अनुवाद होगा और फिर तब उस पर विचार होगा। हमारे एक मित्र ने कहा कि न्याय की प्रक्रिया में उसने मूल भाषा में कुछ कहा था, उसका अंग्रेजी में अनुवाद कुछ हुआ और उसको कोई दंड मिल रहा था, और जब बात समझ में आई तो उसे विचार किया गया कि अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ी भूल हो रही। तो भाषा क्या क्या कर सकती है, उसकी क्या सामर्थ्य है, इसको तो बहुत पहले भर्तृहरि ने कहा था, भाई सब कुछ शब्द से ही संभव होता है, सर्वम शब्देन भाषते। तो मित्रों, शब्द की शक्ति है, भाषा की शक्ति है, हमारे पास बहुत बड़ी भाषा की शक्ति है, बोलने वाले लोग हैं, और हमको उस शक्ति का अनुभव करने की आवश्यकता है और उसके अवसर को सामने ले आने की आवश्यकता है। एक पक्ष तो यह है, और दूसरा पक्ष यह है कि कम से कम मातृभाषा भारत की अन्य भाषाओं को शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार संयोजित करने के लिए इस शिक्षा नीति में भिन्न भिन्न अवसर बनाए गए हैं, जिनका उल्लेख पहले के सत्रों में हो चुका है, इसलिए मैं उनको नहीं दोहरा रहा हूं, लेकिन बड़ा स्पष्ट है कि भाषा के प्रति एक खुलापन इस नीति के पत्र में है, और कार्य रूप में मैं आशा करता हूं कि यह प्रतिफलित होगी यह नीति, और उसके सुफल होंगे, और हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को भी उनका अपना प्राप्तव्य प्राप्त हो सकेगा। वो हाशिए पर नहीं रहेंगे, वो मुख्य धारा में रहेंगे। मैं एक बार पुनः आयोजकों को, शशिकला जी को, सबको हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जो उन्होंने मुझे अवसर दिया। मैं कुछ बातें आपसे साझा कर सकूं। ये सारी बातें मुख्यतः इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट करती हैं कि जो हमारे पास अवसर उपलब्ध है, जो संसाधन उपलब्ध हैं, उनका भी हमको विवेकपूर्ण उपयोग करने और हिंदी को समर्थ बनाने की आवश्यकता है। विदेश के क्षेत्र में क्या क्या होना चाहिए, आदरणीय विनोद जी ने बड़े विस्तार से चर्चा की थी। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में क्या क्या हो रहा है, इसलिए मैं उस पर फिर से टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
हेलो। बहुत हाँ लक्ष्मण जी, जी मैम, मैं तेजेंद्र जी सुन रहा को हाँ आप आमंत्रित करें और 15 मिनट का समय दे दीजिए और फिर उसके बाद अनिल जी बोलेंगे, ठीक है? जी हेलो। जी हाँ जी जी पहले तेजेंद्र मैम। जी 15 मिनट बोल ले और फिर उसके बाद ये प्रतिवेदन और फिर अनिल जी अध्यक्षता करेंगे। जी धन्यवाद मैम। आप सबसे पहले तो प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक बहुत ही विस्तृत और कई पक्षों को एक साथ लेकर चलने वाला व्याख्यान दिया। बच्चों की शिक्षा से लेकर के उनकी कक्षा और उनकी मातृभाषा की शिक्षा, और साथ में जो भाषाई जो एक आंदोलन भी है हमारे हिंदी प्रदेश में बोलियों को लेकर के, उसकी तरफ भी उन्होंने इशारा किया। और साथ ही इस ओर भी इशारा किया कि एक जो हीन भावना हमारे पास है वो भारतीय भाषाओं में नहीं है। बंगला का, गुजराती का और अन्य कन्नड़ या तमिल बोलने वाले लोगों को जब हम देखते हैं वो जितनी सहजता के साथ किसी भी जगह अपनी बात कह लेते हैं, वो कम से कम हम नहीं बरत पाते हैं, हम नहीं कर पाते हैं। कम से कम इससे बाहर आना चाहिए। तो एक बहुत ही विस्तृत और बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यान रहा सर का। सर का बहुत बहुत आभार। और अब इसी के साथ मैं अगले वक्ता के रूप में आज के इस समापन सत्र के विशिष्ट अतिथि हमारे बीच हैं प्रख्यात कहानीकार और हिंदी और हिंदी के बाहर प्रवासी साहित्य में भी अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज करने वाले श्री तेजेंद्र शर्मा जी। और तेजेंद्र शर्मा जी हमारे बीच है तो एक और अच्छी जो बात हो सकती है और होगी, तो मुझे ये लगता है क्योंकि तेजेंद्र शर्मा जी ने अंग्रेजी साहित्य में एमए की पढ़ाई की है दिल्ली विश्वविद्यालय से, और कई भाषाओं को जितनी अच्छी तरह से पंजाबी जानते हैं, गुजराती जानते हैं, उर्दू जानते हैं, हिंदी और अंग्रेजी तो वो जानते ही हैं और बरतते ही हैं। तो एक हिंदी के कथाकार के तौर पे, एक अंग्रेजी के विद्यार्थी के तौर पे और एक प्रवासी व्यक्ति के तौर पर वो इस शिक्षा नीति को और उसके संदर्भों को किस तरह से देखते हैं, हम यहाँ उनके मार्फत ये समझ पाएंगे, देख पाएंगे। उनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हैं जिसमें आप जानते ही हैं कि कहानी संग्रहों में काला सागर, ढिबरी टाइट, देह की कीमत, ये क्या हो रहा है, पासपोर्ट के रंग, बेघर आंखें, सीधी रेखा की परतें, कब्र का मुनाफा, दीवार में रास्ता, मेरी प्रिय कथाएं, और एक गजल कविता का संग्रह ये घर तुम्हारा है। तो इस तरह से इतना एक विपुल लेखन है। उनकी भाषा अद्भुत है। जब भी मैं कई बार उनसे मिला हूँ प्रवासी संगोष्ठियों के दौरान, तो वो जितने जिंदा दिली के साथ बात करते हैं और बिल्कुल सहज बात करते हैं कि ना व्यक्तित्व में ना भाषा में कहीं से ये अच्छा लगता है कि एक ब्रिटेन में रहने बसने वाला आदमी आपसे बातचीत कर रहा है। तो मुझे लगता है कि वे इन सारे पक्षों पर ध्यान दे करके कुछ हम हमें लाभान्वित कर पाएंगे, कुछ दे पाएंगे। तो बड़े आदर के साथ, बड़े आग्रह के साथ श्री तेजेंद्र शर्मा जी आप अपना वक्तव्य रखें। तेजेंद्र जी सुन पा रहे हैं हम लोगों को? तेजेंद्र जी आप सुन पा रहे हैं? मुझे लग रहा है उन तक आवाज नहीं जा पा रही है या डिस्कनेक्ट हो गए हैं सर। तेजेंद्र जी सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है मैम कि जब तक वो जुड़ रहे हैं तब तक अगर डॉक्टर मीनू अवस्थी जी प्रतिवेदन प्रस्तुत करें तो ज़्यादा अच्छा। तो इसी के साथ मैं आग्रह करता हूं कि डॉक्टर मीनू अवस्थी जी प्राध्यापिका वसंत महिला महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय कि वे इस त्रिदिवसीय इस संगोष्ठी के तीनों दिन के सत्रों की उद्घाटन और अभी तक के वर्तमान सत्र की जो रिपोर्टिंग जो प्रतिवेदन है वो प्रस्तुत करें। बड़े आदर के साथ डॉक्टर मीनू अवस्थी जी। शशि दीदी अपना माइक ठीक कीजिए। जी धन्यवाद। नमस्कार आदरणीय प्रोफेसर कल्पलता पांडे जी, आदरणीय अनिल जोशी जी, आदरणीय गिरीश्वर मिश्र जी,
आदरणीय श्री तेजेंद्र शर्मा जी, आदरणीय प्रोफेसर अलका सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर शशिकला त्रिपाठी जी, डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद गुप्त जी और प्रिय साथियों, वसंत महिला महाविद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा 3 दिवसीय ई वैश्विक संगोष्ठी नई शिक्षा नीति का भाषिक संदर्भ और हिंदी का वैश्विक परिदृश्य का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का उद्घाटन मुख्य अतिथि राजस्थान के राज्यपाल महामहिम श्री कलराज मिश्र ने किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पद्मश्री प्रोफेसर तोमियो मिज़ोकामी, एमेरिटस प्रोफेसर ओसाका विश्वविद्यालय जापान ने की। संगोष्ठी का प्रारंभ महाविद्यालय के प्रबंधक श्री एसएन दुबे के स्वागत भाषण से हुआ। उन्होंने कहा कि यह शिक्षा नीति 34 वर्षों के बाद लाई गई है। यह विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर बल देती है, क्योंकि मातृभाषा और मातृभूमि का कोई विकल्प नहीं होता। इस संगोष्ठी की संयोजक हिंदी विभागाध्यक्ष भाषा विज्ञानी डॉक्टर शशिकला त्रिपाठी ने विषय प्रवर्तन करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 में भारतीय भाषाओं पर बहुत बल दिया गया है। विद्यार्थी इस कदम से अपने परिवेश में सांस्कृतिक संपदा को सहेजते हुए सीख सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने हिंदी के प्रति उदासीन भाव के प्रति चिंता प्रकट की। उन्होंने कहा, हिंदी के विकास के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। हम भाषा की जब बात करते हैं तो देश की एकता की बात करते हैं। अभी तक सितंबर में हिंदी सप्ताह, हिंदी पखवाड़ा, हिंदी दिवस मनाया जाता रहा है। इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी से सितंबर को हिंदी माह के रूप में मनाने का प्रारंभ किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने कहा कि शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य परस्पर संबंध हेतु भाषा अत्यंत महत्वपूर्ण है। मातृभाषा का प्रत्येक शब्द अपने इतिहास से जुड़ा होता है, इसलिए मातृभाषा शिक्षा के विकास में अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने नई शिक्षा नीति के प्रावधानों पर चर्चा करते हुए उसके महत्व को प्रतिपादित किया। इस समारोह के विशिष्ट अतिथि पद्मश्री शिक्षाविद प्रोफेसर जेएस राजपूत, भारतीय प्रतिनिधि कार्यकारी बोर्ड यूनेस्को ने कहा कि 4 वर्षों के अथक प्रयास के बाद नई शिक्षा नीति हमारे सम्मुख आई है। निश्चय ही यह शिक्षा नीति भारत को विश्व स्तर पर शिक्षा जगत में पहचान दिलाएगी। नई शिक्षा नीति का प्रथम उद्देश्य है कि बच्चों को प्रारंभिक कक्षाओं में मातृभाषा में ही शिक्षा देनी चाहिए। इससे बच्चों के भीतर उनकी सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक विरासत, राजनीतिक विरासत एवं सामाजिक विरासत आदि के प्रति भावबोध का ज्ञान होगा। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर सुबरेन दुबे, कुलपति सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिल वस्तु ने कहा कि हिंदी एक लोकतांत्रिक भाषा है। ये स्वाधीनता की भी भाषा है। भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है, अपितु भाषा संस्कृति का वाहक भी है। घर, आंगन और पाठशाला की भाषा एक होनी चाहिए। बच्चा संकल्पना से अर्जित करना जानता है। उसके जो भीतर है उसे प्रस्फुटित करे। इस तथ्य को जानते हुए तत्व तक पहुंच सकते हैं। इस उद्घाटन सत्र के अध्यक्षीय वक्तव्य में पद्मश्री प्रोफेसर तोमी को जापानी भाषा के बल पर अपने सांस्कृतिक और वैज्ञानिक विकास करने में बहुत मदद मिली। हिंदी मैंने अपनी इच्छा से सीखी और ये मेरे लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी के मस्तिष्क में मातृभाषा की नींव मजबूत होने से पहले ही बच्चों पर विदेशी भाषा को थोपना सरासर अन्याय है। धन्यवाद ज्ञापन करते हुए महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर अलका सिंह ने कहा कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से हमारे विद्यार्थी अपना मानसिक विकास करेंगे और यह संगोष्ठी हमारे विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक सिद्ध होगी। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर वंदना झा ने किया। इस संगोष्ठी का प्रथम सत्र प्रोफेसर अमरनाथ, हिंदी विभाग, कोलकाता विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में हुआ। इस सत्र के वक्ता डॉक्टर जयंतकर शर्मा, प्रतिष्ठाता कुलसचिव ओडिशा राजमुक्ति विश्वविद्यालय ओडिशा ने कहा कि मॉड्यूलर सिस्टम से विद्यार्थियों को भाषा सीखने में मदद मिलेगी। भाषा हमारी संपत्ति है। नई शिक्षा नीति में साइन लैंग्वेज को जोड़ा गया है और तुलनात्मक सृजनात्मक अध्ययन पर बल दिया गया है। मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी रूस के एसोसिएट प्रोफेसर मैक्सिमम देमचेंको ने अपने वीडियो के माध्यम से भाषा के महत्व पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने हिंदी भक्ति साहित्य की परंपरा पर चर्चा की तथा अयोध्या के राम शीर्षक से अपनी कविता का पाठ किया तथा रूस की शिक्षा व्यवस्था पर अपने विचारों को रखा। जेएनयू भाषा केंद्र के प्रोफेसर देवेंद्र चौबे ने कहा कि शिक्षा नीतियों में बदलाव होना बहुत जरूरी है। 10 वर्ष के पश्चात
शिक्षा नीतियों में बदलाव करके शिक्षा का विस्तार करना चाहिए। सरकार को शिक्षा के लिए फंडिंग पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सोफिया विश्वविद्यालय बुल्गारिया के इंडोलॉजी विभाग के विजिटिंग प्रोफेसर आनंद वर्धन शर्मा ने कहा कि प्रौद्योगिकी ने हिंदी का वैश्विक स्तर पर काफी विकास किया है। आज विश्व द्रुतगामी परिवर्तन की ओर अग्रसर हो रहा है। शिक्षा के अर्थ की व्यवस्था पूर्णतः केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा की जानी चाहिए। नई शिक्षा नीति में विलुप्त हो रही भाषाओं के संरक्षण की ओर ध्यान दिया गया है। इस सत्र के अध्यक्षीय वक्तव्य में प्रोफेसर अमरनाथ जी ने कहा कि दुनिया के सभी देश अपनी भाषा में शिक्षा ग्रहण करते हैं और विकास करते हैं, लेकिन भारत में विद्यार्थियों को विदेशी भाषा में शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। उन्होंने नई शिक्षा नीति के सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की। इस सत्र का संचालन डॉक्टर मीनू अवस्थी तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर सुमन तिवारी ने किया। 3 सितंबर को संगोष्ठी का दूसरा सत्र भाषा विज्ञानी प्रोफेसर जगन्नाथन रामास्वामी की अध्यक्षता में हुआ। इस सत्र के वक्ता प्रोफेसर सुधांशु शुक्ल ICCR हिंदी चेयर वर्षा विश्वविद्यालय पोलैंड ने कहा कि पोलैंड के लोग स्वेच्छा से हिंदी सीखते हैं ताकि वो भारतीय संस्कृति से परिचित हो सके। भारतीय विदेश में कहीं भी रह रहे हो, लेकिन उनकी पहचान भारतीय संस्कृति से हो। गीता गंगा से भारतीय पूरे विश्व में पहचाने जाते हैं। विदेशों में भारत के कालजयी साहित्यकारों की रचनाओं का अनुवाद करके विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है। ये भारत के लिए गौरव का विषय है। हैम्बर्ग विश्वविद्यालय जर्मनी के रीडर एवं सीनियर रिसर्च एसोसिएट डॉक्टर रामप्रसाद भट्ट ने पीपीटी के माध्यम से अपने विचारों को रखा। उन्होंने कहा कि भाषा पर बात करते समय हमें सांस्कृतिक स्मृतियों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इसके बिना हम भाषा के महत्व को नहीं समझ सकते। दुनिया के लगभग 150 विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा पढ़ाई जा रही है। अनुवाद और शब्दकोशों के माध्यम से हिंदी का प्रचार प्रसार किया गया है। जब तक उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत की भाषाओं को नहीं सीखेंगे, तब तक भाषा का विवाद समाप्त नहीं हो सकता। इसी सत्र में मालिन शर्मा दाधीश निदेशक भारतीय भाषाएं एवं सुगम्यता माइक्रोसॉफ्ट भारत ने अपने वक्तव्य में कहा कि हमें हिंदी के तकनीकी विकास के लिए फॉन्ट, कीबोर्ड, यूनिकोड से आगे बढ़कर सोचने की जरूरत है। अब हम यूनिकोडोत्तर काल में जी रहे हैं। हमें विद्यार्थियों को हिंदी भाषा में तकनीकी शिक्षा और प्रोग्रामिंग की शिक्षा देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय भाषाओं में प्रोग्रामिंग शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत है। आवश्यकता है कि भारत हिंदी भाषा के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास करे। अपने अध्यक्षीय वक्तव्य में प्रोफेसर जगन्नाथन रामास्वामी ने कहा कि कोठारी कमीशन ने त्रिभाषा सूत्र पर बहुत गहराई से विचार किया था। हिंदी भाषियों के लिए आवश्यक है कि भारतीय और विदेशी भाषाओं को प्रत्यक्ष ज्ञान के रूप में अपनाएं, ताकि हम चीजों को समझ सके। हम अपना आत्मिक विकास तभी कर पाएंगे जब हम अपनी मातृभाषा का विकास करेंगे। इस सत्र का संचालन डॉक्टर शशिकला त्रिपाठी तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर सीमा पांडे ने किया। इस संगोष्ठी का तीसरा सत्र प्रोफेसर कैलाश नारायण तिवारी हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में हुआ। इस सत्र की वक्ता डॉक्टर नीलुफर खोजवा अध्यक्ष अनुवाद विज्ञान अंतरराष्ट्रीय पत्रकारिता विभाग ताशकंद राजकीय प्राच्य विश्वविद्यालय उज्बेकिस्तान ने हिंदी के वैश्वीकरण की बात करते हुए कहा कि हिंदी भाषा सीखने सिखाने के साथ साथ हमें इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि हम विद्यार्थियों को व्यवसाय भी दे सकें। प्रोफेसर शिव कुमार सिंह अध्यक्ष भारतीय अध्ययन केंद्र लिस्बन विश्वविद्यालय पुर्तगाल ने नई शिक्षा नीति के भाषिक पक्ष और विदेशों में हिंदी की स्थिति को दर्शाते हुए हिंदी के वैश्विक परिदृश्य के कारक विदेशी भाषा के रूप में पठन पाठन में हिंदी की चुनौतियों पर बात की। उन्होंने कहा कि हिंदी अभी मजबूत स्थिति में है और इस मजबूती को बनाए रखने के लिए हमें निरंतर प्रयासरत रहना होगा। मुंबई विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर करुणा शंकर उपाध्याय ने हिंदी को भारतीय मूल्यों की सृष्टा कहा। हिंदी हमारी अस्मिता, स्वाभिमान और संस्कृति को दर्शाती है। हिंदी नए माध्यमों से लगातार बढ़ रही है, बस हमें रोमन लिप और इंग्लिश से बचने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, नई शिक्षा नीति में 206 बार भाषा शब्द का प्रयोग किया गया है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इसमें भाषा को कितना महत्व दिया गया है। इस सत्र की वक्ता प्रोफेसर संध्या सिंह अध्यक्ष
भाषा शिक्षा विभाग NCERT नई दिल्ली ने कहा कि भाषा के विकास के लिए भाषा नीति की स्थापना करने की आवश्यकता है। हमारे संविधान में जो भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं के शिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए, तब हमारा देश पूर्ण रूप में लोकतांत्रिक माना जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में जन्म से ही लैंग्वेज फैकल्टी होती है जिसमें भाषा की संरचना होती है, इसलिए हमें संदर्भ और विश्लेषण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस सत्र का संचालन डॉक्टर सीमा पांडे ने तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर वंदना झा ने किया। इस संगोष्ठी का चतुर्थ सत्र श्री राहुल देव, वरिष्ठ पत्रकार, सदस्य हिंदी सलाहकार समिति, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में हुआ। इस सत्र के वक्ता प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र, महासचिव विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस ने हिंदी की वैश्विकता के संदर्भ में कहा कि हिंदी विश्व भाषा बनने की मैत्रीपूर्ण स्पर्धा में मंथर गति से ही बड़े सही लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। रोटी, रोजगार और माध्यम की भाषा बनाकर हम हिंदी का एकांगी विकास ही कर पाएंगे। हमें हिंदी को आधार देना होगा क्योंकि विश्व संस्कृति की बुनियाद रखने में यह सक्षम है। हिंदी की डोली में जो कुछ भी है वो गिरा और निखर कर आया। इस सत्र के दूसरे वक्ता डॉक्टर जवाहर कर्नावट, मानद निदेशक हिंदी भवन भोपाल ने नई शिक्षा नीति के भाषाई संदर्भ और हिंदी वैश्विकता पर अपने विचार व्यक्त करते हुए हिंदी भाषा के विकास में पत्रकारिता की भूमिका को अहम बताया। उन्होंने कहा, जो चुनौतियां हिंदी भाषा को लेकर नई शिक्षा नीति में है वो विश्व पटल पर भी है। हमें इन चुनौतियों का सामना कैसे करना है इस पर विचार करने की आवश्यकता है। हिंदी बाजार की भाषा तो हो किंतु हमारी संवाहक की भाषा भी बने। इस संगोष्ठी के प्रखर वक्ता भारतीय समाज वैज्ञानिक प्रोफेसर आनंद कुमार ने अपने प्रभावपूर्ण व्याख्यान में हिंदी के विकास हेतु भाषा आयोग बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी की अनिवार्यता का जिम्मेदार वैश्विकता का आकर्षण है। गुलामी की यादों से आगे बढ़ने पर ही हमारी हिंदी भाषा पुष्पित और पल्लित होगी। हमें शोध करने वालों को प्रोत्साहन देना होगा। सरकारों को शिक्षा में निवेश करने का प्रतिशत बढ़ाना होगा। हमें भाषा, स्वराज और संपदा को याद करते हुए अपनी भाषा के विषय में सोचना चाहिए। हिंदी दोयम दर्जे की भाषा नहीं अपितु अवसर की भाषा है। इस सत्र के अध्यक्षीय वक्तव्य में वरिष्ठ पत्रकार श्री राहुल देव जी ने कहा कि हिंदी का मध्य वर्ग हिंदी का सबसे बड़ा गद्दार है। भारतीय भाषाओं के सामने अस्तित्व का संकट मंडरा रहा है। भारत की सभी भाषाओं को मिलकर इस संकट से लड़ना होगा। नई शिक्षा नीति जब पूरी ईमानदारी के साथ कार्यान्वित होगी, वास्तव में भारतीय भाषाओं का विकास होगा। नई शास्त्रीय नीति में शास्त्रीय भाषाओं को शामिल करना अत्यंत सराहनीय कदम है। इस सत्र का संचालन डॉक्टर सीमा तिवारी तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर सुरारी पांडे ने किया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम इस प्रतिवेदन की प्रस्तुति के लिए। और अगर श्री तेजेंद्र शर्मा जी सुन पा रहे हैं, वे जुड़ गए हैं, तो उनसे आग्रह होगा कि वे अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। श्री तेजेंद्र शर्मा जी, मुझे लगता है कि वे नहीं जुड़ पाए हैं, तो अब इसी के साथ इस समापन सत्र की अध्यक्षता कर रहे हमारे विद्वान श्री अनिल फोन करके जोशी पता जी। कर ले तेजेंद्र जी के बारे में, उनको फोन कर लें अगर। जी सर। हाँ, फोन लक्ष्मण लग जी, नहीं रहा है। जी दीदी फोन कर रही होंगी। आप एक दो बार और आमंत्रण दे, उन्हें आह्वान करें। जी लेकिन वे जुड़े नहीं हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि उन तक आवाज जा पाएगी। अध्यक्ष वक्तव्य के लिए बुला लीजिए। ठीक, जी जी, ठीक ठीक। तो इस समापन सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री अनिल जोशी जी, जो उपाध्यक्ष केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल आगरा हैं।
हम सभी का ये सौभाग्य है और कि उन्होंने हमें समय दिया है और यह जो समापन सत्र है त्रिदिवसीय संगोष्ठी का नई शिक्षा नीति और भाषा के संदर्भ में, इसमें एक अनुभवी व्यक्ति के तौर पर श्री अनिल जोशी जी हमारे बीच है। आपने गृह मंत्रालय एवं विदेश मंत्रालय भारत सरकार के उच्च अधिकारी के रूप में विश्व के कई देशों में सेवा दी है। आप लगभग 9 वर्षों तक ब्रिटेन तथा फिजी में राजनयिक के रूप में कार्य करते रहे हैं। इसके साथ ही महत्वपूर्ण ये है कि हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार एवं विकास के क्षेत्र में आपने असाधारण योगदान दिया है। आप विदेश नीति के अधिकारी विद्वान तो है ही हैं, इसके साथ ही प्रवासी साहित्य के गंभीर अध्येता है, जिसका नतीजा है कि अभी हाल ही में आपकी एक पुस्तक आई है प्रवासी लेखन, नई जमीन नया आसमान। इसके साथ ही आपकी कुछ और महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे मोर्चे पर, नींद कहाँ है, धरती एक फूल ब्रिटेन के कवियों का संकलन है। तो किस प्रकार देश के बाहर, भारत के बाहर किस तरह से हिंदी भाषा को लेकर के बातचीत होती है, हिंदी भाषा को लेकर के बातचीत होती है और हिंदी भाषा को लेकर के वहाँ क्या नज़रिया बनता है, कैसे हाल के वर्षों में वहाँ काम हुए हैं, एक जो जिसे कहते हैं कि व्यवहारिक अनुभव श्री अनिल जोशी जी के पास है। और उनसे मैं आग्रह करता हूं कि आज के इस समापन सत्र के अध्यक्षीय वक्तव्य प्रस्तुत करें बड़े आदर के साथ श्री अनिल जोशी। धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो ये कितना बड़ा यज्ञ जो शशिकला जी ने आयोजित किया उसके लिए उनको बधाई देता हूँ। और उन्होंने कहा कि मुझे सबसे पहले उन्होंने फोन किया था, तो इतना बड़ा वो सब कर पूरे देश के शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण लोगों को बुलाया। अभी मैंने जो प्रतिवेदन सुना वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक स्थान पर इतने महत्वपूर्ण लोगों का आना और अपना वक्तव्य रखना, विमर्श होना, ये आपके जो महाविद्यालय है उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है और उस महाविद्यालय की जैसी प्रतिष्ठा है उसके अनुसार है। उसके लिए मैं जो यहाँ की प्राचार्य हैं और शशिकला जी और जो सभी पूरी टीम है उसको बहुत बधाई देता हूँ। आज का जो अभी जो सत्र है इसमें आदरणीय गिरीश्वर मिश्र जी और बलिया के जो मुख्य अतिथि हैं कुलपति जी वो भी हैं और तेजेंद्र जी भी शायद जुड़ जाएं बीच में। तो हमारे जो सभी ऐसे आदरणीय लोग हैं उनको उनका अभिनंदन। और जो मैंने वक्तव्य सुने हैं वो बहुत ही गहरे और भाषा के विभिन्न आयामों को परिलक्षित करने वाले वक्तव्य हैं। सुनकर बड़ा अच्छा लगा और उन सारे वक्तव्यों में काफ़ी ठोस सुझाव भी थे जैसा गिरीश्वर जी ने दिए, जिसमें शोध की भी बातें थी और हिंदी के और भारतीय भाषाओं से जुड़े जो विविध आयाम थे उनके ऊपर उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। पिछले सत्रों का भी मुझे सौभाग्य से प्रतिवेदन सुनने को मिला, तो उन प्रतिवेदनों में भी जैसे भाषा आयोग की बात है और भाषा को शोध से जोड़ने की बात है, भाषा को प्रौद्योगिकी से जोड़ने की बात है, हिंदी शोधों की स्थिति है उसको बेहतर करने की बात है, तो वो सब विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो शिक्षा नीति है उसके जो बिंदु हैं मैं उसको जो 4-5 प्रमुख बिंदु हैं उनको मैं अपनी तरह से आपके सामने रखना चाहूँगा। देखिए, कोई जो शिक्षा नीति होती है वो शिक्षा नीति तो होती ही है, परंतु वो एक कई अर्थों में एक सामाजिक और एक राजनीतिक स्टेटमेंट भी होती है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी होती है कि सरकार की दृष्टि क्या है। तो अगर ये बात है और ऐसे ही जैसे किसी ने कहा कि शिक्षा आयोग बनाया जाए, तो भारत की चूंकि भाषा नीति स्पष्ट नहीं है, शायद भाषा नीति स्पष्ट होने की बात एनसीईआरटी की तरफ से आई, एनसीईआरटी के जो अधिकारी हैं, और शिक्षा आयोग बनाने की बात आनंद जी की तरफ से आई, प्रोफेसर आनंद जी की तरफ से। तो मेरा कहना है कि अगर हम ध्यान से देखें तो इस इसमें
शिक्षा नीति में भाषा नीति भी सरकार की दिखाई दे रही है। और अगर एक भाषा आयोग, अगर हम विचार करें कि भाषा आयोग बनेगी भारत की शिक्षा नीति के लिए, तो वो भी काम काफी हद तक एक शिक्षा नीति में हुआ है अगर हम इसका ठीक से विश्लेषण करें तो। दो बातें हैं, एक तो पिछले आप 5, 7, 10 वर्षों में देखें, जो भी हिंदी के जो वरिष्ठ लोग हैं, जो विचारक हैं, जो चिंतक हैं, वो एक बात बार बार कह रहे थे कि पिछले 30-40 सालों से हिंदी के सारे आंदोलन या अभियान इसलिए असफल हुए हैं कि जब भी आप हिंदी की बात करते हैं और हिंदी वर्सेस भारतीय भाषाएं जो है, ये सवाल खड़ा कर दिया जाता है, बजाय इसके कि भारतीय भाषाएं बनाम अंग्रेजी का सवाल होता। तो ये एक धूमिल की एक पंक्ति भी है कि हाय जो कसाई है उसकी नजर में तुम्हारा तमिल दुख, मेरी भोजपुरी पीड़ा का भाई। तो ये मतलब जो बात थी कि तमिल और भोजपुरी को आमने सामने रखना, ये एक रणनीति के तहत जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो कर रहे थे। और ये एक बहुत अच्छी बात हुई कि हम सबकी जो भाषा के विचारवान लोग थे वो चाहते थे कि इस तरह की नीति आए जिसमें ये बात ना हो कि हमारी भारत की भाषाएं आपस में लड़ रही। तो पहली बात तो ये है कि भारत की भाषाओं को महत्व मिले, और दूसरी बात ये है कि मतलब जब हम भाषाओं की बात करते थे राष्ट्रीय स्तर पर, तो हिंदी को केंद्र में रखकर चिंतन होता है। अब क्या, और उसको जब मतलब व्यवहार में तो कुछ नहीं हो पाता था, परंतु उसका नुकसान ये होता था कि तत्काल उसकी प्रतिक्रियाएं आती थी और फिर जो है उसका लाभ, उसका हानि होती थी कि बात वहीं के वहीं रह जाती थी, कोई उसका कार्यान्वयन के स्तर पर कुछ नहीं किया जाता था। तो इस नीति की प्रमुख बात यह है कि इसमें बहुभाषिकता को केंद्र में रखा गया और ऐसा कोई अवसर नहीं दिया गया जिसके कारण से सारी शिक्षा नीति एक तरफ और सिर्फ एक, मान लो किसी भी विषय में हिंदी की कोई बात की जाती तो उसका विरोध का स्वर दक्षिण भारत से या कहीं से होता, तो इस शिक्षा नीति पर गंभीरता से विमर्श नहीं होता। इसलिए इस शिक्षा नीति के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने बड़ी, और कस्तूरी रंगन जी जो इसके अध्यक्ष थे, इस शिक्षा नीति की जो कमेटी बनी, उन्होंने बहुत विचार पूर्वक, जैसे कई अखबारों ने लिखा भी कि मतलब एक भी शब्द, एक भी कोमा, एक भी फुल स्टॉप, एक भी कॉलन ऐसा नहीं है जिससे कोई विवाद की स्थिति बनती हो। और कोई विवाद की स्थिति बाकी शिक्षा नीति में, कोई लेबोरेटरी और कंप्यूटर को लेकर तो कोई विवाद नहीं होता, विवाद तो भाषाओं का जो क्षेत्रीय का प्रतिनिधित्व है उसको लेकर होता। तो बहुत ध्यानपूर्वक इस बात पर काम किया गया कि कोई विवाद ना हो और भारत की समस्त भाषाएं केंद्र में हो। उस दृष्टि से पहला काम किया गया कि प्राथमिक भाषाओं को केंद्र में लाया गया कि प्राथमिक स्तर पर जो माध्यम है वो भारतीय भाषाएं। ये एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी कदम, और वो विशेष रूप से इस दृष्टि से क्रांतिकारी कदम था कि अगर हम ये देख रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में लगातार गैर सरकारी या सरकारी स्तर पर भी जो है वो विद्यालयों में अंग्रेजी को माध्यम बनाने की होड़ लग गई थी, और उसका जो सबसे अंतिम वो था वो आंध्र प्रदेश के अंदर हुआ। आंध्र प्रदेश की सरकार ने आंध्र प्रदेश के जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, प्राथमिक स्कूल हैं, उसमें माध्यम तेलुगु से बदलकर अंग्रेजी कर दिया। तो ये बहुत बड़ी देश में एक ट्रेंड, एक प्रवृत्ति चल गई थी, और उसके ऊपर हमारे जो माननीय उपराष्ट्रपति जी हैं उनकी भी प्रतिक्रिया थी, और सब लोगों को लगा कि ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर कि प्राथमिक शिक्षा भी हम अपने बच्चों को अपनी भाषा में नहीं दे पा रहे हैं, जबकि सारी दुनिया में जितने भी अब तक शोध हुए हैं वो स्पष्ट कह रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षा का माध्यम जो है वो अपनी भाषाएं होनी चाहिए। तो सरकार ने ये करने की, और इसमें दुविधा की स्थिति बनी हुई थी क्योंकि ऐसा लग रहा था कि सरकारी स्कूलों में तो कोई एडमिशन ही नहीं ले रहा, क्योंकि वजह ये थी कि सबको अंग्रेजी माध्यम की तरफ सब जा रहे थे। तो ऐसे में नीति के स्तर पर यह दुविधा की स्थिति समाप्त कर दी। इस नीति ने प्राथमिक शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, इसमें नीति के स्तर पर कोई दुविधा नहीं, स्पष्ट है कि अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को ही इसका माध्यम बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त क्या किया, इसके अतिरिक्त जैसे हमने कहा कि
केंद्र में जो है उसमें सिर्फ अगर हिंदी का सवाल होता तो भी दिक्कत होती, परंतु एक इस सरकार की जो नीति है जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, वो नीति भारतीयता को पुष्ट करने की, समृद्ध करने की जो नीति है, उस दृष्टि से हमारी जो शास्त्रीय भाषाएं हैं उनको संरक्षण देना बड़ा आवश्यक है। क्योंकि हमारी जो संस्कृति का जो मूल है, जो उद्गम है, जो स्रोत है, जो उसकी गंगोत्री है, वो हमको वही इन भाषाओं में दिखाई देती है, चाहे वो संस्कृत हो, पाली हो, प्राकृत हो, फारसी हो, जो हमारी दक्षिण की भाषाएं हैं, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है, इसी तरह से उड़िया है। तो जिन भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया, उसमें हमारी ज्ञान परंपरा, जो भारत की ज्ञान परंपरा है, उसका उद्गम है। इस कारण से ये किया गया कि इन शास्त्रीय भाषाओं की बात की गई और उनको संरक्षण देने की बात की गई, विश्वविद्यालयों में, विद्यालय स्तर पर उनको पढ़ाने की बात की गई। और ये करते हुए जो खास तौर से जब भी भाषा की बात आती है तो एक स्वाभाविक सबको लगता है कि अब दक्षिण से विरोध होगा, और उसमें क्योंकि दक्षिण की भाषाओं का कहीं उल्लेख नहीं होता, कहीं उनके विकास की बात नहीं होती, संवर्धन की बात नहीं होती, तो उनको लगता है कि ये सब जो नीतियां हैं वो शायद हिंदी वालों के लिए या हिंदी के लिए की जा रही। तो ये जो क्लासिकल जो लैंग्वेजेस हैं और जो शास्त्रीय भाषाओं के अंदर जो 4 दक्षिण की भाषाएं हैं को जोड़कर इस तरह की अगर कोई ग्रंथि थी, कोई सोच थी, कोई बात थी, तो उसको दूर करने की बात सरकार की तरफ से की गई कि ये जो है ऐसा सोच नहीं है, हम सभी भाषाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं, और फिर उनको क्लासिकल लैंग्वेजेस में, शास्त्रीय भाषाओं में डालकर एक ये कर दिया गया कि इसके कारण से हमारी जो दक्षिण की भी भाषाएं हैं उनको भी ऐसा लगा कि शिक्षा नीति में उनको विशेष महत्व दिया गया है। इसके अतिरिक्त बाकी भाषाएं भी वंचित न रह जाएं। ठीक है, ये भाषाएं तो हमारी क्लासिकल लैंग्वेज है, तो उनके लिए भी जो भी 8वीं अनुसूची की सभी भाषाएं हैं उनके लिए भी चर्चा की गई, उनके लिए भी बात की गई, उनके लिए भी प्रावधान किए गए। और इस शिक्षा नीति की एक विशेष बात ये रही कि इसमें जो है बोलियों को भी संरक्षण देने की विशेष रूप से बात की गई। संकटग्रस्त जो भाषाएं हैं वो या बोलियां हैं उनके ऊपर भी बात की गई, और वो बहुत आवश्यक है जब हम आदिवासी क्षेत्रों की बात करते हैं, जब हम पूर्वोत्तर की बात करते हैं, जब हम जम्मू कश्मीर, लद्दाख की बात करते हैं, तो उन क्षेत्रों में ऐसी भाषाएं हैं जो कि शायद लिपिबद्ध नहीं है, तो उनको जो संकटग्रस्त भाषाएं हैं उनको रोकना, बचाना, ये भी एक शिक्षा नीति में उल्लेख होने से सरकार के प्रावधान में आ गया, सरकार के प्राथमिकताओं में आ गया। तो ये बहुत अच्छी बात है। हमने बात की शास्त्रीय भाषाओं की कि शास्त्रीय भाषाओं को जोड़ना इसलिए आवश्यक था क्योंकि शास्त्रीय भाषाओं के माध्यम से हम अपनी संस्कृति, उसमें उच्च शिक्षा में कैसे हिंदी या भारतीय भाषाओं को लागू करेंगे, तो एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। हम उन भाषाओं के अंदर शोध को, जो गुणवत्तापूर्वक शोध है, उसको प्रोत्साहित करेंगे, तो अंततः ये सब हमारी संकल्पबद्धता, हमारी समझ, हमारी विवेक दृष्टि और किस तरह से हम चीजों को देख रहे हैं वो उसके ऊपर निर्भर करता है। मैं समझता हूँ कि बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं जिसको बोलते हैं कि ये जो हमारा जो मन है, जो जिसको हम जो महात्मा गांधी जी ने भी शायद ये कहा था कि हमारा स्वराज्य तब तक पूरा नहीं है जब तक हम अपनी भाषाओं की भाषाई दृष्टि से हम स्वतंत्र नहीं है। स्वराज्य तभी आ पाएगा। तो उसको हम, जिसको काफी अच्छे लेखकों ने ये भी कहा, डीकोलोनाइजिंग द माइंड, हमारा मन जो एक उपनिवेशिक सोच से प्रभावित हो गया है, उसको बदलने की आवश्यकता है, उसको दूर करने की आवश्यकता है। और ये जो प्रयत्न हम लोग कर रहे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी एक विषय बनता है। मैं समझता हूँ कि कई लोगों ने बात की प्रौद्योगिकी की, कि इस समय एक मंत्र जो है ना वो है टेक्नोलॉजी। हमको हिंदी वालों को, जो भारतीय भाषाओं की बात करने वाले हैं, उनको इस विषय पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि मैं पावर पॉइंट नहीं कर सकता, मैं तो जूम की मीटिंग में नहीं जा सकता, मुझे जो है मल्टीमीडिया नहीं करना आता। ये सब नहीं, सोच को बदलना हो। और अगर हम उस सोच को बदलेंगे तभी जाकर जो है हमको हमारे बहुत सारे सवाल दूर हो जाएंगे। अभी हम राजभाषा की बात करते हैं,
हम तमिलनाडु एक पत्र भेजते हैं और उसको वो कहता है कि इंग्लिश में भेजो, क्यों हम उसको तमिल में नहीं भेज सकते? आज की स्थिति में भारतीय भाषाओं में आपसी अनुवाद की गुणवत्ता 80-90% है, बहुत अच्छी जो है गुणवत्ता है, उसमें हमें बहुत थोड़ा समय लगेगा। तो आप अगर वो कहते हैं अंग्रेजी तो भेजिए, लेकिन तमिल में भी साथ में भेजिए, तेलुगु में भी साथ में भेजिए, पंजाबी में भी साथ में भेजिए। और इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं कि आपको बिल्कुल 10 मिनट में आप वो पत्र तैयार कर सकते हैं। उसी तरह से अगर बहुत सारे अधिकारी, अभी राजभाषा की अगर बात करें, जो कहते हैं कि हमें लिखना नहीं आता, तो आप बोल सकते हैं। अब तो ऐसी सुविधा आ गई कि आप बोलकर डिक्टेशन दीजिए। राजभाषा तब बनेगी जबकि हम उसको अनुवाद की भाषा नहीं, मौलिक जो नोटिंग ड्राफ्टिंग होगी उसकी भाषा बनाएंगे। तो अब मौलिकता में क्या दिक्कत है? अगर आपको लिखना नहीं आता तो आप बोलकर भी कर सकते हैं। एंड्रॉइड फोन पर भी आप बोल देंगे तो एक नोट बन जाएगा। तो उस दृष्टि से अगर हम देखें तो प्रौद्योगिकी बहुत काम कर सकती है। अभी हम कह रहे हैं कि आदरणीय मिश्र जी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो भाषा की, अभी उनके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा, बिल्कुल ये बहुत अच्छा सुझाव है और बहुत अच्छी बात है। अगर हम संसद में भाषांतर की व्यवस्था कर सकते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं कर सकते? कोई हिंदी के अंदर अगर वकील बोल रहा है तो उसकी भाषांतर की व्यवस्था होनी चाहिए। तो अपनी भाषाओं में जो है वो बात रखने का अधिकार जो है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में मिल सकता है अगर हम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करें। तो प्रौद्योगिकी एक बहुत बड़ा ऐसा बिंदु है जिसका इस्तेमाल करके हमको बहुत सारे जो भाषा के उलझे हुए सवाल हैं उनका समाधान वहां से मिल सकता है। मैं समझता हूँ कि जो ये शिक्षा नीति भारत सरकार की है बहुत ही सुलझी हुई, बहुत ही व्यवहारिक, बहुत ही गहरी सोच वाली और पूरे समाज को एक साथ जोड़ने वाली शिक्षा नीति बनाई गई है। इसमें न केवल अपनी जड़ों से जुड़ने, अपनी संस्कृति से जुड़ने, भारतीयता से जुड़ने की बात है, बल्कि भविष्य की ओर देखती भी ये भाषाओं के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ कि अनुवाद और निर्वचन और इस तरह की जो बातें हैं, तो वो सब जो बातें हैं वो स्पष्ट ये दिखाती हैं कि सरकार ने बहुत अच्छा चिंतन करके, विचार करके ये जो शिक्षा नीति है ये निकाली है, प्रकाशित की है। अब जो असली जो परीक्षा है, जो किसी भी चीज की असली परीक्षा होती है, वो होती है उसके कार्यान्वयन में। तो ये कार्यान्वयन जो है एक बहुत बड़ी चुनौती है और यहीं पर हमको रुक नहीं जाना चाहिए, बल्कि ये समझ लीजिए कि ये 10% काम हुआ है, 90% काम इसका ठीक कार्यान्वयन है। तो भारतीय भाषा भाषियों को सबको संकल्पबद्ध होकर इस नीति के मूल भाव को समझते हुए, उसको ग्रहण करते हुए ये प्रयास करना चाहिए कि ये शिक्षा नीति का जो आशय है, जो उसकी आत्मा है, वो ठीक से देह पा सके। मुझे आप लोगों ने इतना समय दिया, सुना और इतनी शानदार गोष्ठी आपने 2 दिन 3 दिन की, तो मैं उसके लिए शशिकला जी का और आचार्य जी का और सभी पूरी टीम का को बधाई देता हूँ। और मैं स्वर्गीय कृष्ण मूर्ति जी को भी याद करता हूँ जिन्होंने आपके जो कॉलेज है उसकी स्थापना की थी। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए। आपने त्रिभाषा सूत्र को लेकर के बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण बातें रखी सुनने। त्रिपाठी जी का अगर आदेश हो तो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि श्री तेजेंद्र शर्मा जी अभी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं। विलंब होने के कारण उन्होंने अपने को डिस्कनेक्ट कर लिया है। और इस मन से मुझे लगता है कि जो प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए लोग हैं उनसे यह भी एक यंत्र तैयार करने की आवश्यकता पर जो है बल दिया जाना चाहिए कि एक ऐसा यंत्र हो कि जिससे लोगों को बोलते समय यह एहसास हो कि कितना समय बीता है ना। बहुत से लोग जो है थोड़ा टाइम के पाबंद होते हैं और वे लोग इसके कारण रुक जाते हैं। हमें लगता है कि डिस्कनेक्ट हो गए। है कोई बात नहीं, अब आप मुझे आमंत्रित करेंगे। जी धन्यवाद मैम। प्रौद्योगिकी की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल बहुत सारी संगोष्ठियों में ऐसा होता है कि समय बिल्कुल निश्चित होता है और उसमें 2, 4, 5 मिनट समाहार के लिए दिया जाता है। हमारे हिंदी की दुनिया में अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि हमारे वक्ता बोले और टोकना अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए संचालक बहुत विवश होता है कि वो कुछ कह नहीं पाता है।
अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई तो इसमें क्षमा करेंगे जी। और इस त्रिदिवसीय संगोष्ठी के समापन सत्र धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं हिंदी विभागाध्यक्ष और इस संगोष्ठी की संयोजिका डॉक्टर शशिकला त्रिपाठी जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और वक्ताओं का धन्यवाद ज्ञापन करें। सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। मुझे नहीं पता कि इस समय कितने लोग जुड़े हुए हैं, बहुत कम लोग दिख रहे हैं, लेकिन जो 3 दिनों की गोष्ठी रही उसमें जितने लोग जुड़े उससे यह समझ में आता है कि 25-26 लोग हमारे साथ जुड़े रहे और उन लोगों ने हमारी बात सुनी और उसके बाद जो था उस पर मंथन किए, विचार किए और हमारी संगोष्ठी को एक दिशा दी, एक जो है नया मार्ग प्रशस्त किया कि किस तरह से कैसे इन मुद्दों को हम समझाने की कोशिश करें। असल में भाषा का जो मुद्दा है वो बहुत ही साल से विमर्श का विषय बना हुआ है, वो बहुत ही गंभीर मुद्दा है। भाषा केवल विचार विनिमय की ही बात नहीं होती है, बल्कि ज्ञान के आदान प्रदान की बात होती है। और जब शिक्षा का मसला होता है तब वहाँ पर साफ हो जाता है कि अगर शिक्षा हमें देनी है तो उसका माध्यम क्या है। भाषा के बारे में आचार्य दंडी ने बहुत पहले कहा था कि अगर शब्द न होते तो यह जो विश्व है उसमें धुंधलका होता। शब्द के माध्यम से ही हम इस दुनिया को, इस जो है जगत को हम सुगम्य कर पाए। और इसी तरह की बात बहुत से विद्वानों ने कही और शब्द को ब्रह्म कहा गया। इन स्थितियों में हम देखते हैं कि भाषा का मुद्दा ज्वलंत बना हुआ है, आज भी बना हुआ है, संभवतः 20-25 वर्षों के बाद भी बना रहेगा। कारण ये है कि हम एक आदर्श परक स्थिति में जीते हैं। हम कहीं आदर्श की बात करते हैं लेकिन व्यवहार में हमारा जो है दूसरा मानदंड होता है, दूसरा जो है वह समीकरण होता है और उस तहत हम काम करते हैं। जब हमारी चिंता में और हमारे व्यवहार में एक रूपता होगी तो निश्चित रूप से भाषा का मुद्दा सुलझ जाएगा। नई शिक्षा नीति का विषय बहुत ही ज्वलंत है और नवीनतम विषय है, इसलिए मैंने इस विषय को जोड़ा कि ताकि इस विषय के साथ अधिकाधिक विद्वान अलग अलग क्षेत्र से लोग जुड़ सके और जुड़कर अपनी बात को रख सके। इस नई शिक्षा नीति में भाषा का ही मुद्दा मैंने लिया, इसलिए कि भाषा और साहित्य के पठन पाठन से जुड़े हुए हैं और भाषा शिक्षा का माध्यम होता है। और भाषा को लेकर हम सब एक बहुत बड़े कश्मकश से जूझ रहे होते हैं कि आखिर हम अपने बच्चे को कौन सी शिक्षा, किस भाषा में शिक्षा दें और किस तरह से उसका समुचित विकास हो। समुचित विकास का मतलब है कि उसकी आजीविका सुरक्षित हो सके, उसका भविष्य सुंदर हो सके और वो किसी भी तरह से ऊंचे जो है पद पर जाने से अपने आप को जो है कहीं पीछे न पाए। इन स्थितियों में अगर हम नई शिक्षा नीति का आकलन करते हैं तो हम उसमें पाते हैं कि जो भारतीय भाषाओं को महत्व दिया गया है यह बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, यह आदर्शपरक बात है। अब उसमें जो है शास्त्रीय भाषाओं की भी बात की गई है, पाली और जो है प्राकृत की भी बात की गई है, पुर्तगाली स्पेनिश की भी बात है। मानी भाषाओं का पूरा जो है आपके सामने एक बहुत ही समृद्ध जो है विकल्प है। आप उस विकल्प में से आपको क्या चाहिए आप उसका चयन कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। अभी जैसा कि अनिल जी ने कहा या उसके पहले प्रोफेसर जगन्नाथन जी ने कहा था कि भाषा का जब तक हम जो है प्रयोग व्यवहारिक धरातल पर न कर पाए, केवल आदर्श स्थिति, केवल जो है मसौदा तैयार कर लेने से ही समस्याएं नहीं जो है सुलझेंगे। जब उसका व्यवहारिक धरातल मिलेगा तभी उसे जो है हम आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं। अभी जैसे ये है कि दक्षिण में जिसको कहा जाता है कि तमाम विदेशी कंपनियों का हब है, वहाँ हमारे यूपी के बच्चे जाते हैं, बिहार के बच्चे जाते हैं। तो जैसे दुनिया के दूसरे देशों में बच्चे जब जाते हैं तो वहाँ उस भाषा को सीखने की अनिवार्यता होती है। मुझे लगता है कि परिभाषा फॉर्मूला जो सूत्र था
उसका परिपालन उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ और हमारे बच्चे नहीं सीख पाए, तो अब अगर यह आगे एक जो है सीमा क्या एक क्या कहेंगे कि अनिवार्यता बना दी जाए कि वो वहाँ काम करने जाए, उसको बेसिक ज्ञान पढ़ना देना लेना है, उसे उस शिक्षा से भाषा से जुड़ना होगा, तो मुझे लगता है कि भाषा के प्रति लोगों के भीतर जागरूकता आएगी और वह जो है उसको पढ़ सकेंगे। या ठीक है कि प्रौद्योगिकी से सारी समस्याएं हल हो सकती हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि प्रौद्योगिकी से कितने लोग जुड़ पा रहे हैं। इसी समस्या के समाधान के हेतु मुझे लगता है कि जो हिंदी का बृहद संसार है, जो हिंदी का पठन पाठन विश्वविद्यालयों में हो रहा है, वहाँ तो भाषा जो शिक्षण दी जाती है भाषा का स्नातक स्तर पर, वहाँ मैं देखती हूँ कि जो अनिवार्य हिंदी है उसमें मात्र बहुत ही क्या कहते हैं कि सामान्य सा व्याकरण और उसके बाद एक दो साहित्य की पुस्तकें होती हैं, वहाँ पे तकनीकी ज्ञान को नहीं जोड़ा जाता। तो सवाल उठता है कि प्रौद्योगिकी से ये बच्चे कैसे जुड़ पाएंगे। यह एक अलग पाठ्यक्रम हो सकता है, एक अलग जो है उनके लिए विषय हो सकता है कि उसका समानांतर वह अध्ययन करे, तभी वह इस योग्य हो सकते हैं, तभी वह इसके काबिल हो सकते हैं कि वह भारत के ही तमाम प्रदेशों में जाकर या अनुवाद के जरिए अपनी रोजी रोटी सुरक्षित कर सकते हैं। तो सवाल यहाँ पर यह है कि इसका प्रारंभ कैसे किया जाए। यहाँ कई कुलपति इस मंच से जुड़े, अगर एक दो देवेश्वर जी यहाँ पे उपस्थित दिखाई दे रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है और जो लोग यहाँ पर नहीं हैं उन लोगों तक भी यह बात मैं पहुँचाना चाहती हूँ कि अगर स्नातक कक्षा में जो अनिवार्य भाषा के प्रश्न पत्र होते हैं, अगर वहाँ कुछ तकनीकी ज्ञान भी रखा जाए, जोड़ा जाए, तो हम जैसे हिंदी विद्यार्थी वहाँ पर कुछ जो है सीख कर आगे उस दिशा में कुछ कर सकते हैं। अन्यथा PhD करने वाले छात्रों को भी तकनीकी ज्ञान में हम शून्य पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वह कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जाएंगे, ऑनलाइन शिक्षा की बात होगी, वो कैसे करेंगे। इस तरह की तमाम जो है दिक्कतें आती हैं। अब इसी तरह से हम पाते हैं कि जैसे अनुवाद करते हुए मैंने एक प्रोजेक्ट लिया था, स्त्री प्रश्न और मध्ययुगीन काव्य। उसमें मैंने अदर लैंग्वेजेस माने भारतीय अन्य भाषाओं के साहित्य को खंगालने की कोशिश की, क्या वहाँ मध्य युग में मध्ययुगीन कवित्रियाँ हुई हैं। मुझे घोर आश्चर्य होता है कि मैंने एक हिंदी अनुवाद की पुस्तक जो है बंगला से, बंगला साहित्य का इतिहास खरीदा, अच्छी खासी मोटी किताब, और उसमें एक भी भक्त कवित्री का कहीं उल्लेख नहीं। मुझे घोर ताज्जुब होता है कि जो बंगाल जागरण का प्रदेश रहा है, जो बंगाल क्रांति का प्रदेश रहा है, वहाँ भला कैसे कोई कवित्री नहीं हो सकती है, उसका उल्लेख नहीं है। यह बात मुझे अब तक मचती है। मैं दूसरी किताबें खोजने का प्रयत्न की, मुझे कोई किताब नहीं मिल पाया। तीसरी चीज, जो हिंदी के अस्तित्व के संकट की बात हम सब कल से कर रहे हैं, और यह मेरी भी चिंता है कि भाषाओं की बात की जा रही है। हमें लगता है कि जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, वे लोग अब अपनी भोजपुरी या इसी तरह से और जो उनकी घरेलू भाषा है, जिसको क्षेत्रीय भाषा कहा जाता है, उससे दूर हट गए हैं और हिंदी को ही अपनी मातृभाषा बना लिए हैं। अगर हिंदी मातृभाषा के रूप में है, वह विकसित हो, तब तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर जब हम उसके राजभाषा के स्वरूप पर ध्यान देते हैं, तो हमें लगता है कि उस पर ध्यान जाना चाहिए था शिक्षा नीति में, लेकिन कहीं पर भी उसका उल्लेख नहीं है। अगर हिंदी की राष्ट्रीय पहचान नहीं होगी, तो विदेशी पहचान किस तरह से बन पाएगी और उसको कैसे जो है वहाँ पर संपन्नता की दृष्टि से देखा जाएगा। दूसरा सवाल जो आता है हिंदी के वैश्विक परिदृश्य का, हमारे कई विद्वान जो है अतिथि कई विषय से जुड़े और उनसे बात करते हुए, उनको सुनते हुए मुझे कहीं भी नहीं लगा कि हिंदी के प्रति लोगों में जो है रुचि नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि प्रोफेसर टोमियो मिज़ोकामी जो पद्मश्री हैं, वो भारत आकर पढ़े और मेरी संगोष्ठी में 3 दिन लगभग कुछ न कुछ समय उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि मैं सीखना चाहता हूँ। यह बहुत बहुत जो है सराहनीय, बहुत ही प्रशंसनीय बात लगी कि एक जो है बुजुर्ग व्यक्ति
जिसने जिंदगी में अपने जो है हिंदी की सेवा की और आज भी वह हिंदी साहित्य से हिंदी भाषा के प्रति उसके मन में इतना मोह है कि वह सीखना चाहता है। तो यह मोह हमारे भारतीयों के भीतर क्यों नहीं है? बातें अनिल जी ने जो उठाई कि न्याय की भाषा, सच बात यही है कि हम अगर हिंदी अंग्रेजी नहीं पढ़े हैं तो हमें क्या न्याय दिया जा रहा है हम नहीं जान पाते हैं। उसके लिए भी हमें वकील रखना पड़ता है, या हम दवा की दुकान पर जाते हैं तो वहाँ पर्ची हमें जो मिलती है वह जो है अंग्रेजी में लिखी होती है और हम नहीं समझ पाते हैं कि हमें क्या दवा लेनी है। दवाओं में जो कंटेंट लिखे होते हैं वो सब कुछ लिखे हुए हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि वह जो है गाय के हड्डियों से बना हुआ है या बकरे के जो है कान से बना हुआ है। हम अगर जो है माने क्या शाकाहारी मानते हैं और यह कहीं कोई बात नहीं होती है कि यह जो है हम शुद्ध दवा ले रहे हैं। बहरहाल बातें बहुत हैं और बहुत ही करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे विद्वान अतिथि मेहमान और जो है वक्ताओं ने बहुत कुछ कह दिया है। अब मैं धन्यवाद की श्रृंखला में आती हूँ और मैं बताना चाहती हूँ कि किस तरह से इस दिवसीय वैश्विक संगोष्ठी में मुझे बहुत ही मानसिक कसरत करना पड़ा और मैंने कैसे यह सपना अपने भीतर जो है पिरोया और कैसे मैंने देखा और कैसे उसकी परिपालन की प्रक्रिया में लगी। मुझे नरेंद्र मोदी जी की बात गुरुमंत्र जैसी लगी कि जो आपदा का अवसर है, अब आपदा है उसे अवसर बनाना चाहिए। मुझे लगा कि नई शिक्षा नीति का जो विषय है यह बहुत ही ज्वलंत विषय है और इस पे जो है बात होनी चाहिए। अब इससे बात करते हुए मुझे लगा कि संगोष्ठी का स्वरूप जो है वह केवल राष्ट्रीय हो पाता और मैं वैदेशिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए लोगों को भी आमंत्रित करना चाहती थी ताकि इस संगोष्ठी को मैं अंतरराष्ट्रीय बना सकूं और इस दिशा में मुझे इस कोरोना काल में एक तरह से दूसरे के उत्पादों को सहेज कर अपने आप को धनवान न बनाए बल्कि आत्मनिर्भर भारत बने, इस रूप में उन्हें और प्रोफेसर जगन्नाथन जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और ये प्रोफेसर जगन्नाथन जी तो हमारे एक तरह से मार्गदर्शक भी रहे और उन्होंने इस तरह से हमें जो है दशा दिशा दी, उनके प्रति बहुत बहुत आदर भाव। सुधांशु कुमार शुक्ल जी और डॉक्टर राम प्रसाद भट्ट जो पोलैंड से और राम प्रसाद भट्ट जी जर्मनी से जुड़े, इन लोगों ने अपने देश में कहाँ कैसे क्या काम कर रहे हैं। खासतौर से राम प्रसाद भट्ट जी की बात कर रही हूँ कि वो व्याकरण पर काम कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जो हमारी हिंदी है वह इंग्लिश होती जा रही है, वह क्रियोलीकरण की शिकार हो रही है। लेकिन एक भारतीय जाके हैम्बर्ग विश्वविद्यालय में व्याकरण पर काम करे और यह बताए कि व्याकरण पर हिंदी के सर्वाधिक प्राचीन काम किसी ने किया है तो अंग्रेजों ने किया है, तो यह बहुत अच्छी बात है। राम प्रसाद जी बहुत बहुत आपको साधुवाद। सुधांशु जी भी बहुत ही सुधांशु नाम के जैसे ही बहुत ही सरल है लगे और उन्होंने हमारी संगोष्ठी से जुड़कर पोलैंड में पोलिश भाषा के बारे में बताया और उनकी बातों में जो भारतीयता का भाव था उससे लगा कि भारतीय कहीं भी जाए वह अपनी भारतीयता को अक्षुण्ण रखेगा अगर उसके मन में राष्ट्र के प्रति देश के प्रति प्रेम है। उनको मैं साधुवाद देती हूँ। तृतीय सत्र के वक्ता हमारे रहे आदरणीय कैलाश नारायण तिवारी जी, प्रोफेसर संध्या सिंह, प्रोफेसर करुणा शंकर उपाध्याय और विदेशी जमीन से जुड़े हुए डॉक्टर शिव कुमार सिंह, डॉक्टर नीलूफर खोजाएवा, इन लोगों के प्रति भी मैं बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त करती हूँ। हमारे जो भारतीय विद्वान हैं उनको तो मैंने पहले भी सुना है, लेकिन नीलूफर खोजाएवा को सुनकर बहुत ही अच्छा लगा कि वह उज्बेकिस्तान में रहती हैं, लेकिन उन्होंने कैसे हिंदी में काम किया, बहुत अच्छी हिंदी बोल रही थी। शिव कुमार जी ने पुर्तगाली भाषा के बारे में और पुर्तगाली का क्या योगदान है इसको दर्शाया। चतुर्थ सत्र जो आज का पहला सत्र था, यह सत्र भी दिग्गजों से भरा पड़ा था और मुझे लग रहा था कि बहुत ही अच्छा यह सत्र होगा और जैसा मैंने आशा की थी वैसा ही यह सत्र रहा। विनोद कुमार जी की हिंदी एकदम छायावादी हिंदी मुझे लगी कि कैसे यह इतना सुंदर कविता की भाषा बोल रहे हैं, गद्य की
बहुत बहुत साधुवाद विनोद कुमार जी। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो, नहीं सुन रहे हैं तो भी मैं यही मान लेती हूँ कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर पानी। डॉक्टर जवाहर कन्वर जी बहुत ही सज्जन, बहुत ही सरल व्यक्ति के धनी हैं। बहुत ही सहज रूप से उन्होंने मुझे सहयोग देने का आश्वासन दिया। उनके काम भी पत्रकारिता को लेकर मैंने देखा पढ़ा था, मैं प्रभावित हुई थी और मुझे लगा कि आप जो है उसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन शायद समय अभाव के कारण उस दिशा में उन्होंने जो है अपना वक्तव्य नहीं रखा। बहरहाल बहुत बहुत साधुवाद आपको। प्रोफेसर आनंद कुमार जी इस समय पारिवारिक कुछ अस्त व्यस्तताओं की स्थिति में थे और बहुत ही परेशान रहे हैं, लेकिन उन्होंने जिस आत्मीयता के साथ, जिस बड़प्पन के साथ, जिस जो है आदर भाव के साथ इस संगोष्ठी में अपनी भागीदारी करने का आश्वासन दिया और वह जुड़े, उनके प्रति मेरे मन में बहुत ही आदर भाव है, हार्दिक आभार। अध्यक्षीय वक्तव्य देने वाले राहुल देव जी को भी मैंने कई बार सुना, जैसा जो है सुना ऐसा आज भी सुना। बहुत ही अच्छे आप विद्वान व्यक्ति हैं और आपसे सारा जगत परिचित है। लोगों ने सुना कि आप हैं तो लोगों ने जो है हमारी संगोष्ठी के प्रति बहुत ही आशा, सकारात्मक उम्मीद जताई। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल देव जी, आपने बहुत अच्छा व्याख्यान दिया और आप बहुत ही गहराई से और बहुत ही भावुकता से जुड़े हुए हैं भाषा के मुद्दे पर। यह मैंने महसूस किया कि आप बार बार भावुक हो रहे थे। अंतिम सत्र, समापन सत्र में कल्पलता जी को बहुत ही साधुवाद। उन्होंने बाकायदे शिक्षा नीति के बारे में अपने वक्तव्य रखे और हर कोने पर उन्होंने प्रकाश डालने की कोशिश की। आदरणीय गिरीश्वर मिश्र जी जो बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं, दूसरे तीसरे दिन मैं उनको प्रायः पढ़ती हूँ कि वह भाषा, शिक्षा, संस्कृति से बहुत ही जबरदस्त इस मुद्दे पर जुड़े हुए हैं और सोचते हैं, विचारते हैं, लेखक हैं, लेकिन अपनी इतनी व्यस्तता के बाद भी उन्होंने बहुत ही सहज स्वीकृति दी। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद प्रोफेसर मिश्र, आपको मैं हार्दिक जो है स्वागत कर हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। तेजेंद्र जी, मुझे लगता है कि विदेश में रहने वाले लोग समय के ज्यादा पाबंद होते हैं। अभी मैंने लक्ष्मण आपसे कहा, लेकिन लक्ष्मण आपसे नहीं बल्कि प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए लोगों से यह मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि हम सब बोलने की आदती होते हैं, कक्षा में 1 घंटा से कम नहीं बोलते हैं, तो जब बोलने लग जाते हैं तो प्राय समय का एहसास नहीं रह जाता है। तो कुछ ऐसा जो है चित तैयार होना चाहिए कि बोलते समय टोकना तो बहुत बुरा लगता है कि बोलने वाले को ही एहसास हो कि अब हमें जो है अपनी बात को संक्षिप्त कर देनी चाहिए। कुछ ऐसा जो है तैयार होना चाहिए। मुझे लगता है कि प्रोफेसर जगन्नाथन रामास्वामी जी हैं तो वह मेरी बात को सुन रहे हैं। प्रोफेसर जगन्नाथन रामास्वामी जी, पता नहीं, बहरहाल मैं इस मंच से यह उम्मीद करती हूँ कि ऐसा कुछ तैयार होना चाहिए। और अंत में मैं अपने विद्यालय के प्रबंधक श्री यशन दुबे जी जो बहुत ही सरल व्यक्तित्व के धनी हैं और मेरे आयोजन की विराटता को उन्होंने बरद हस्त रख के जैसे एक अभिभावक की तरह मेरा जो है उत्साह बढ़ाया, मेरे साथ खड़े रहे। मैं उन्हें अपने जो है हृदय से जो है उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और फिर अपनों को क्या धन्यवाद देना, लेकिन फिर भी एक औपचारिकता बस, लेकिन उन्होंने बहुत ही लगातार संपर्क रखकर उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया। मैं अपनी प्राचार्य प्रोफेसर अलका सिंह के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ कि वह जब भी हम लोग कोई आयोजन करते हैं तो वह सहज जो है स्वीकार्यता के साथ साथ सहयोग देने की तत्परता में खड़ी होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने विभाग के अपनी छोटी बहनों के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ। डॉक्टर वंदना झा, डॉक्टर मीनू अवस्थी, सीमा पांडे और राजेश चौधरी,
इन सब ने भी भरसक जितना जिससे सामर्थ्य था, जितना हो सकता था, उतना उन्होंने जो है सहयोग दिया। और मैं डॉक्टर सुमन तिवारी के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ। हमारी पुरानी छात्रा रही हैं और इस समय वे आर्य महिला पीजी कॉलेज में प्राध्यापन कार्य कर रही हैं, लेकिन मैं उन पर अपना वैसा ही अधिकार समझती हूँ कि जैसे हमारे 10 साल पुराने पहले छात्रा थी। उन्होंने इस कार्यक्रम से जुड़े, उनको धन्यवाद। और फिर अंत में मैं डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। ये मेरे गुरु भाई हैं, छोटे गुरु भाई हैं। मैंने पढ़ाया तो नहीं, लेकिन इनके प्रति वैसा ही अधिकार भाव रखती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद महताब अहमद को, जो इस सारे कार्यक्रम के तकनीक विद हैं और ये 5 महीने से लगातार इस तरह के आयोजन में जो है बहुत ही आशा के साथ, बहुत ही जुड़ाव के साथ लगे हुए हैं। अगर वह न लगते तो फिर यह काम न हो पाता। पत्रकार बंधु तो शायद सुन रहे हो फेसबुक माध्यम से, उन सब के प्रति भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। उन लोगों ने जिस तरह से लगातार इस कार्यक्रम को हाईलाइट किया और जो है अखबारों में समाचार प्रकाशित किया, तो उन सबके प्रति भी मेरा हार्दिक आभार। और अंत में विद्यार्थी सुरानी पांडे को भी, उन्होंने भी अपने दायित्व का निर्वहन किया। अब मुझे लगता है कि कहीं कोई नाम अगर छूट रहा हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। मुझे लगता है कि यह जो सारस्वत अनुष्ठान था, सीमा पांडे और अंकिता को नाम छूट रहा है। सीमा पांडे का तो नाम लिया, अंकिता पांडे जो हमारी पढ़ा स्नातक छात्रा है, बहुत ही योग्य लड़की है, जो आज प्रौद्योगिकी का जमाना है, प्रौद्योगिकी से वह जुड़ी हुई है और उसकी टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग इतनी अच्छी है कि वो सारा जो है काम इतना जल्दी निपटा देती है कि शायद हम लोग को करने में बहुत समय लगे। साधुवाद अंकिता, तुमसे बहुत उम्मीद है, तुम आगे बहुत बढ़ोगे। और इसी तरह से कार्यक्रम में आज कहीं भी किसी भी रूप में जो लोग मेरे से जुड़े रहे, उन सब के प्रति मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इस सारस्वत अनुष्ठान की पूर्णाहुति पर आप सबको मेरा जो है आशीर्वाद, जो हमसे बड़े लोग हैं उनके प्रति आदर भाव, सम्मान, नमस्कार, धन्यवाद। और दीदी आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतना बड़ा आयोजन करने के लिए, इतना बड़ा स्वप्न दिखाने के लिए और सारी चीजों को संगठनात्मक तरीके से उसको प्रस्तुत करने के लिए और सबको जोड़ करके एक मंच पर लाने के लिए और हिंदी विभाग को समृद्ध करने के लिए आपको विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वंदना। तो आज की सभा समाप्त होती है। लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता हो गया। आशा जुड़ी हुई हैं और अभी अंकिता है,